हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखो, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को आज निपटा डालेंगे हम लोग। अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को थोड़ी सी क्लास शायद लंबी हो सकती है और कोशिश करेंगे कि पूरा आज के दिन ही जो है वो उसको निपटा दे फटाफट। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फाइनली रिवीजन सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स 2021 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैं कवर करा रहा हूँ आप लोगों की। तो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम से समझ में आना चाहिए, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये। तो ऐसा सेंटर जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, राइट, तो उनको बताता है अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट होता है, राइट, इसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो बताता है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये थोड़े थोड़े से इंफॉर्मेशन, जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है ना हर एक कम्युनिकेशन में, जैसे कि कोई चैट कर रहा है, उस चैट में उसने बॉम्ब लिख दिया, राइट, या फिर इस प्रकार के वर्ड्स का उपयोग कर दिया, तो वो ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि अरे ये इस टाइप के वर्ड्स हैं, और फिर एजेंसी जो है वो उसको मैन्युअली चेक करती है कि थ्रेट है कि नहीं है, राइट। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है और फिर वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को बताती है ये सेंटर, राइट। इसे 2017 में डेवलप किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, राइट। हमारी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है ये, राइट। अब कुछ लोगों में चिंता वाली बात है, चिंता वाली बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि इससे तो लोगों के, इंडियन सिटीजन के जो प्रिवेसी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, डेटा यानी कि पर्सनल डेटा वगैरह जो है उस पर खतरा है, क्योंकि ये सेंटर जो है वो उनके पर्सनल डेटा को देख रही है, राइट। बट ऐसा नहीं है यार। ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया की अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो अगर हमारी एजेंसी किसी के पर्सनल डेटा को भी चेक कर रही है तो वो सर्विलेंस पर्पस के लिए कर रही है, राइट, कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा, राइट। और ऐसे ही थोड़ा ना सभी के डेटा को चेक किया जाता है, उनको अगर किसी के ऊपर शक होता है, कोई कोई मैसेज ऐसे मिलते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है, तब चेक किया जाता है डेटा को, हर किसी की थोड़ा ना किया जाता। और जब बात आती है इंडिया की सिक्योरिटी की, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें फिर पर्सनल, आई डोंट थिंक कि पर्सनल लिबर्टी जो है वो कोई फिर मतलब ऐसा करना चाहिए। क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है कि अगर पर्सनल लिबर्टी का ही देखते रह जाएंगे तो फिर टेररिस्ट इस चीज का फायदा उठा लेंगे, राइट। तो आपको भी जो है वो ब्यूरोक्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना नहीं। तो मुझे भी पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये वाला डाउट आ जाएगा, हालांकि मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, मेंस के लिए काम की है वैसे, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए काम की है। बट ऐसे कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप चीजों को एज अ ब्यूरोक्रेट की तरह समझें, राइट, ऑफिसर की तरह समझें। अगर आप ब्यूरोक्रेट की तरह चीजों को नहीं समझेंगे, आम जनता की तरह चीजों को समझेंगे, तो फिर डिफिकल्टी है, क्योंकि आपको एट दी एंड ब्यूरोक्रेट बनकर चीजों को जो है वो ऑब्जर्व करना है। तो आप जब ब्यूरोक्रेट होंगे, राइट, और आपको अगर कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, कि कोई पर्टिकुलर किसी के बीच में एक्स और वाई पार्टी है, उसके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें लगातार कुछ ऐसे मैसेजेस हो रहे हैं जिसमें शक है कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, राइट। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है और वो चीज जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप तो जो है वो इंटरवीन करेंगे, उनकी चैट्स वगैरह देखेंगे, है कि नहीं। और इस बीच अगर आपको रोका जाए तो आप जो है वो जवाब देंगे कि यार ये तो इंडिया की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। चलो आगे की बात करते हैं। यहां पर आपसे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि किस एप्लीकेशन को निम्न ऑप्शन में से बताइए, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताइए किस एप्लीकेशन को जो है वो कहा गया है कि वो सेफ नहीं है। तो जूम एप्लीकेशन को कहा गया है सेफ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जूम प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि इसके काफी सारे ऐसी चीजें सामने आई थी जिसमें लग रहा था कि हैकिंग इसमें हो रही है या डेटा वगैरह जो है वो निकाला जा रहा है। अब देखो, जूम जो है, जूम वीडियो कम्युनिकेशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है, बट इसका जो सॉफ्टवेयर जो है जिसके ऊपर बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है वो चाइना के द्वारा बनाया गया, और कहा जाता है कि चाइना जो है वो इसके सर्वर के थ्रू जो है वो कुछ चीजें जो है वो इसकी निकाल लेता है, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो निकाल लेता है। तो ये चीजें थी जिसके बारे में बस बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। किसान रथ मोबाइल ऐप, तो रथ के ऊपर हम लोग सर्कल लगाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन में रथ इंपॉर्टेंट है। किसान जो अपने प्रोड्यूस वगैरह जो है वो बनाते हैं, मतलब कि क्रॉप्स वगैरह जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है मार्केट तक पहुंचाने के लिए, राइट। अब लॉकडाउन के समय पर बड़ी स्थिति खराब थी, तो किसान ने जो पेरिशेबल कमोडिटी को जो प्रोड्यूस किया था, अब उसको अगर टाइम पर मार्केट नहीं पहुंचा जाएगा तो वो कमोडिटी खराब हो जाएगी, किसी काम की बचेगी नहीं। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर दी हमारी एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, राइट। सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए एप्लीकेशन है, फार्मर के लिए, नाम से समझ आ रहा है। किस पर्पस के लिए, नाम से समझ में आ रहा है, रथ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए एनआईसी के द्वारा से डेवलप किया गया। ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। प्रीलिम्स कंप्लीट, इससे ज्यादा इसमें कुछ देखना ही नहीं है प्रीलिम्स के लिए। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो किसने अनाउंस किया था। ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देंगे, यूनाइटेड नेशन या फिर यूनेस्को लिख डालेंगे, बट आपको मैं इसकी सच्चाई दिखाता हूं। ये देखो, 1982 का समय था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स
आइकोमॉस, इन्होंने अनाउंस किया था 18 अप्रैल एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, और फिर बाद में जाकर यूनेस्को ने 1983 में इसको अप्रूव किया। बट अनाउंस किसने किया, ये क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज ध्यान में रखना। और मुझे पता है कि अब मैंने आपके लिए, आपके दिमाग में ये चीज जो है वो ट्रिगर कर दी है, तो आप भूलोगे नहीं, राइट, और गलती नहीं करोगे, क्योंकि ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। और थीम 2020 की क्या है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन आ जाए इंडिया के अंदर कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 38 हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स के मामले में पूरे दुनिया भर में, तो इंडिया की पोजीशन 6ठी हम लोग को देखने को मिलती है। साइट्स ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करती है, और यूनेस्को जो है वो भी रिकॉग्नाइज करती है, यूएन यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया, ये क्वेश्चन आएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट को किसने क्रिएट किया, आईएमएफ ने। कब किया, 1969, ये चीज ध्यान में रखना। स्पेशल ड्राइंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बेसिकली देखो क्या है, स्पेशल, एक स्पेशल राइट्स हैं, स्पेशल अधिकार हैं, किसके, ड्राइंग के, मतलब कि निकालने के। तो जब भी कोई संकट वाली स्थिति होती है किसी कंट्री के लिए जो आईएमएफ की मेंबर कंट्री है, क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि टोटल कितनी कंट्री जो है वो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर कंट्रीज हैं, बता सकते हो? तो 189 जो है वो मेंबर कंट्रीज हम लोग को आईएमएफ की टोटल देखने को मिलती हैं, राइट, इसकी मेंबर कंट्री। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आईएमएफ जो है उसने ये चीज बनाई है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाए हैं। ये बेसिकली लोग कहते हैं कि ये करेंसी है, बट ये एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं है। कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू निकाली जाती है वो 5 करेंसी के ऊपर आधारित इसकी वैल्यू निकाली जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, जापानीज, और हम लोग को देखने को मिलता है इसके अंदर आती है येन, राइट, जापान की येन, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, राइट। तो इन 5 करेंसीज के आधार पर इसकी वैल्यू निकाली जाती है, बट ये कोई करेंसी नहीं है। एसडीआर इसको यूनिट की तरह जो है वो माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जब जैसे कि स्पेशल राइट्स हैं, तो जब भी कोई संकट का समय आता है, उस संकट के समय पर जो आईएमएफ की जो मेंबर कंट्री है, राइट, तो उनको क्या किया जाता है, उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने रिजर्व जो है, यानी कि उनको जो रिजर्व एलोकेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं। यानी कि ये अमाउंट जो है वो किसी भी इन 5 में से किसी भी करेंसी में जो है वो ले सकते हैं, राइट, अपने पास जो है वो मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं, राइट। तो ये चीज होती है इसकी। हालांकि इसको समझना थोड़ा सा जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अभी जो ये क्लास चल रही है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करते हुए चल रही है। वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो अपनी वाली क्लास पे चले आओ, रेगुलर क्लास पे, और इसको पढ़ लो। इसको मैंने समझाया हुआ है, राइट। या फिर आने वाले समय में मैं कुछ दिनों बाद जो है वो इस पर एक वीडियो जो है वो अच्छा बना दूंगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्पेशल ड्राइंग राइट का एक सेपरेट मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, जिसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखना है, ये यूनिट होती है। जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, फॉरेक्स रिजर्व, राइट। तो वैसे ही हम देखते हैं कि आईएमएफ के अंडर कुछ यूनिट्स जो है वो एलोकेट की जाती हैं मेंबर कंट्रीज को, राइट। वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जीडीपी कितनी है, और भी काफी सारे फैक्टर्स, यानी कि उस कंट्री की ओपननेस कितनी है, ट्रेड कितना करती है वो, और भी काफी सारे फैक्टर्स इस प्रकार के होते हैं, जिसके ऊपर आधारित जो है वो हर एक कंट्री को यूनिट जो है वो, यानी कि एसडीआर यूनिट जो है वो एलोकेट कर दी जाती है, राइट। तो जितनी उसको यूनिट एलोकेट कर दी जाती है, उसको जो है वो निकालने का भी एक अलग तरीका होता है, राइट। उस यूनिट को निकालने का भी कि वो यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगी। वैसे एक मोटे मोटे तौर पर आपसे बात करूं मैं, तो डॉलर का जितना रेट चल रहा है उससे ज्यादा हम लोग को उस यूनिट की वैल्यू देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया को जो यूनिट एलोकेट की, तो ये पैसा जो आईएमएफ के अंदर रखा हुआ है, ये रिजर्व जो इंडिया ने एलोकेट करके रखा हुआ है अपना, तो इंडिया अगर संकट की स्थिति में चाहे तो अपने इस यूनिट को जो है वो निकाल सकती है, राइट, वापस मंगवा सकती है। बट इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज किस चीज पर होते हैं, लोगों को लगता है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पैसा दे रही है, राइट। अगर स्पेशल ड्राइंग राइट्स अगर इंडिया अपनी निकालती है अपनी वापस, यानी कि संकट की स्थिति में, तो आईएमएफ पैसा नहीं देती है। इसमें होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग यूनिट्स एलोकेट की गई हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ यूनिट एलोकेट की गई हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया अपना एसडीआर निकालना चाह रही है, तो जितने इंडिया अपना एसडीआर निकालती है उतना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में प्लस हो जाता है एसडीआर, और इंडिया से उतना माइनस हो जाता है। और एक्चुअल में यूएसए जो है वो इंडिया को वो पैसा देती है, और इंटरेस्ट बियरिंग होता है। इसमें हमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होता है, क्योंकि ये रिजर्व जो है वो हम लोगों ने निकाला, राइट। बट ये तभी निकाला जा सकता है वो
कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी ये पैसे निकाले जाते हैं। तो ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। काफी कंफ्यूजन होती है एसडीआर को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में। इसको अगर आपने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा होगा राइट, कभी भी आपने जनरल स्टडीज की कोई क्लास लगवाई होगी तो उसमें अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लास लगवाई है तो हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसको जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप चाहें तो एसडीआर के बारे में कुछ समय के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इस पर एक बेहतरीन सा आपके लिए मैं खुद ही लेक्चर जो है वो बना दूंगा, जिसमें आपके एसडीआर से रिलेटेड पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे इस टॉपिक पर भी मैंने इसके बारे में एसडीआर के बारे में बात करी थी, जो टॉपिक अभी आप कवर कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, मेरे ख्याल से 21 या 22 अप्रैल का ये टॉपिक था 2020 का राइट। अब देखो रोल क्या एसडीआर का हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एसडीआर जो है ये यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है, और ये यूनिट जो है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में निकाले जा सकते हैं राइट। तो ये क्रिएट की गई है एक सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के तौर पर, रिजर्व एसेट के तौर पर राइट। ब्रिटेन्स वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में इसको किया गया है, और ये एक यूनिट की तरह काम करती है। ये ना एक करेंसी है ना एक क्लेम हम लोग को आईएमएफ के ऊपर देखने को मिलता है, ना करेंसी है ना क्लेम है राइट। और क्लेम इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसे निकाला जाता है तब उस दौरान एक कंट्री को जो है वो इंटरेस्ट भी देना होता है, उस कंट्री को इंटरेस्ट देना होता है जो कंट्री इंडिया को अपना एसडीआर प्रोवाइड करा रही है, अपनी यूनिट प्रोवाइड करा रही है राइट। और उसके बदले में इंडिया जो एसडीआर जब निकाल लेती है तो इंडिया की जितनी वैल्यू निकाली जाती है वो वैल्यू उस कंट्री को दे दी जाती है जो कंट्री जो है वो इंडिया को ये ऑफर कर दी है, ये पैसे देती है। और इंडिया जो है वो जिस भी यानी कि इन पांचों करेंसी में जिस भी करेंसी में चाहे उस करेंसी में यूनाइटेड स्टेट से एक्सचेंज करवा सकती है अपने यूनिट्स को राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना। और ये बिल्कुल ये वाला टर्म यूज किया है, फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो मेंबर्स हैं वो इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये फ्रीली यूजेबल करेंसी है, ये टर्म बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, फ्रीली यूजेबल करेंसी राइट। एसडीआर का बास्केट जो होता है हर 5 साल में रिव्यू भी किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। अब देखिए ट्राइमीर सुरुस साल्जार, ये एक ग्रीन पिट वाइपर, एक स्नेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक नई प्रजाति स्नेक की देखने को मिल रही है जो कि अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाके टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क की यहां पर बात हो रही है, ये कियोस्क है मतलब कि एक डब्बा हम लोग को देखने को मिल रहा है राइट। ये डब्बा ऐसा डब्बा है मतलब कि एक बॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके अंदर मतलब किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली डिसइंफेक्ट जो है वो कर देगा ये बॉक्स के अंदर। जैसे भी कोई पेशेंट आते हैं राइट कोरोना वायरस के, तो इस बॉक्स के अंदर रहकर, जो यहां पर एक खिड़की होगी, इस बॉक्स के अंदर रहकर हेल्थ केयर अथॉरिटीज जो हैं वो क्या कर सकती है, स्वैब जो है वो निकाल सकती हैं राइट। जैसे कि हेल्थ केयर जो अथॉरिटीज है, वर्कर्स जो हम लोग को हेल्थ केयर वर्कर्स देखने को मिलते हैं, डॉक्टर्स हुए और दूसरे वर्कर्स हुए जो कि सैंपल कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए ये कियोस्क जो है वो बनाया है। और किसके द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद के अंदर जो है उसके द्वारा ये कोवसैक जो कियोस्क जो है वो तैयार किया गया कोरोना वायरस को रोकने के लिए राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसमें कोविड-19 के सैंपल जो है वो जो सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनसे हेल्थ वर्कर जो है वो ले सकते हैं, और स्वैब जो है वो लिया जाता है बाहर से प्रोफेशनल्स के द्वारा, और ऑटोमेटिकली ये कियोस्क जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, मतलब कि वहां पर अगर वायरस वगैरह हुआ तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा राइट। इसके अलावा सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है एक हैवी मेटल आयंस पानी के अंदर, इन्होंने हैवी मेटल आयन जो है वो डेवलप किया है पानी में। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है हैवी मेटल आयंस कौन से होते हैं, तो लेड, मर्कुरी, कैडमियम, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं यानी कि आकर फंस जाते हैं, और इसे अगर ट्रीट नहीं किया गया समय रहते तो इंसान की डेथ तक हो सकती है राइट। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस की बात करें तो ये ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिस्ट्री के हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बारे में। और कहां पर ये लोकेटेड है, तो बेंगलुरु के अंदर ये लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलती है। नेशनल लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इनटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, जैसे कि डांस फॉर्म राइट। अब आप बोलोगे सर डांस तो दिखता है बट डांस को करने की कला तो नहीं दिखती ना, उसको कोई ना कोई सिखाता है राइट। तो वो सीख जो होती है वो तो ऐसे दिखती नहीं है, जैसे कि आप ताजमहल है आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब डांस जो है अगर लोगों ने करना बंद कर दिया राइट, तो वो जो डांस फॉर्म जो है वो खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा राइट। तो ये होते हैं इंटेंजिबल कल्चर।
तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। जैसे कि रामलीला, आपको बेसिकली ये सब चीजों पर टारगेट करना है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रामलीला जो है वो क्या है, तो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस रामायण के अंदर देखने को मिलती है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये पूछेंगे भी नहीं। जैसे ये पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि कुटियट्टम क्या है, तो संस्कृत थिएटर हम लोग को केरला के अंदर देखने को मिलता है। रमन क्या है, ये रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर हम लोग को हिमालयस के अंदर गढ़वाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा केरला के अंदर रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है जिसका नाम है मुदियेत्तू। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर हम लोग को कालबेला फोक सॉन्ग और डांस देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ओडिशा का एक छाहू डांस है, तो क्वेश्चन आ सकता है छाहू डांस किसका है, ओडिशा का है। बुद्धिस्ट चांटिंग हम लोग को लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होता है ना, जो किताबें बुद्ध धर्म से रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं, तो उनको जो है वो जपा जाता है, राइट, उनका जाप यहां पर होता है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मणिपुर के अंदर हम लोग को संकीर्तन देखने को मिलता है। रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है, डांसिंग है, बाजा बाजा बजाया जाता है, डांस किया जाता है, तो संकीर्तन है। तो कहाँ का, ये मणिपुर का है। और इसके अलावा हम लोग को एक ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट देखने को मिलता है, और उससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को पंजाब के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर योग के बारे में तो आप जानते ही हैं। फिर नवरोज के बारे में जानते हैं, पारसीज का न्यू ईयर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा कुंभ मेला, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कुंभ जो है वो कहाँ कहाँ पर लगता है, कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बताओ जरा, किसी को पता है तो। अब यूनेस्को का 2003 का 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसकी लिस्ट जो तैयार की जाती है उसमें 5 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब एक तो ट्रेडिशन जो होना चाहिए वो ओरल होना चाहिए, कुछ आर्ट्स उसमें होने चाहिए, सोशल प्रैक्टिसेस उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, राइट, और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को भी इंक्लूड किया जाता है। तो कौन सी चीजों को अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, कौन सी चीजों को इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो इस 5 डोमेन से रिलेटेड अगर कोई चीज होती है, कोई ऐसा कल्चर होता है, हेरिटेज होता है, तो उसको जो है इंक्लूड कर दिया जाता है। गामा रे फ्लक्स वेरिएबिलिटी ऑफ ब्लेजर्स की बात करेंगे, तो रिसर्चर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बैंगलोर के, इन्होंने पहली बार एक सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो ब्लेजर के ऊपर कंडक्ट करी। तो आपसे उठाकर पूछा जाएगा ब्लेजर क्या है, तो ये मत लिख देना कि ब्लेजर जो पहनने वाला कोट है वो है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। न्यूज में ब्लेजर जो आया है वो, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स में जो सबसे ब्राइटेस्ट चीज जो होती है, जो चमकती है, उसको बोलते हैं ब्लेजर, राइट। और कहा जाता है कि ये हम लोग को सुपर साइज ब्लैक होल से निकलती है ये लाइट, ये रोशनी, राइट। और इसकी डिस्कवरी ने इंडिकेशन दिया है कि लिथियम जो है वो प्रोड्यूस होता है स्टार के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टार्स जो बनते हैं, राइट, जब स्टार मतलब कोई भी प्लैनेट इज ऑल्सो अ स्टार, राइट। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, थ्योरी के बारे में, सुपरनोवा के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, है कि नहीं। जिस समय ये पूरे ब्रह्मांड बना था, जिस समय प्लैनेट्स बनना शुरू हुए थे, स्टार्स बनना शुरू हुए थे, मतलब, तो जब स्टार बनता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो लिथियम होता है, हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पता था, बट अब लिथियम की भी खोज हो गई है कि लिथियम भी जो है वो स्टार जब बनता है तो उसकी डिस्कवरी हुई है कि जब स्टार जो बना है तो उसमें लिथियम का भी एक बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आगे की चर्चा करते हैं। एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है। सभी एफडीआई प्रपोजल जो होंगे कंट्रीज के, राइट, जो कंट्रीज इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही होंगी, तो वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू जाएंगे। देखो, एफडीआई जो आती है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आती है, राइट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि एक बार किसी इन्वेस्टर ने कंट्री के बाहर से इंडिया के अंदर हमारे इन्वेस्टमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद जो है फिर उसने एप्लीकेशन डाल दी कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक रूट, राइट, ऑटोमेटिक रूट। सेंट्रल बैंक जो है वो सिंपली सेंट्रल बैंक को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है एक बार मनी जैसे ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद, राइट। ये चीज हमें देखने को मिलती है। एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, मतलब बिना सरकारी अप्रूवल के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अभी क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, वो कंट्री अगर इंडिया में अगर कुछ मतलब वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू होकर गुजरेगा। मतलब पहले सरकार चेक करेगी, अप्रूव करेगी, उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट मान्य करार होगा। और देखो, नॉन रेसिडेंट कंपनी जो होती है गाइस, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, राइट। और बट बात करें बांग्लादेश के सिटीजन्स की या बांग्लादेश के कंपनी की, राइट, जो बांग्लादेश के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, उसे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट होता है, अभी की पॉलिसी में आपको बता रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के सिटीजन है या पाकिस्तान की कोई कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिश है, वो भी अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो भी वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। और हमें देखने को मिलता है कि डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी जो सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इस पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट कर दिया है, यानी कि इन सेक्टर्स पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं
करवाया जाएगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इसको लेकर चाइना थोड़ा सा चिंतित हो गया है, राइट। उसको लग रहा है कि इंडिया का जो ये नया जो रूल है जो इंडिया ने बना दिया है, राइट, क्योंकि चाइना जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो चाइना इंडिया के मार्केट का अचीव कर सके। तो ये वाली चीज उसकी होती है। अब इंडिया ने ये चीज ब्लॉक कर दी उसके लिए, तो अभी उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया। अभी आने वाले अभी एक आधी आर्टिकल्स में अभी आपको बता भी दूंगा, मैं आएगा, मैं अभी आपको पहले से इन्फॉर्म कर देता हूं। उसने बोला कि ये तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, इनके रूल्स के खिलाफ है कि आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर कंट्रीज को जो है वो रोक रहे हो इन्वेस्टमेंट करने से, राइट। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया कुछ कंट्रीज के लिए। तो ये वाली बात इसने कही। इस्लामोफोबिया भी टर्म न्यूज में था, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने क्रिटिसाइज किया है इंडिया को कि इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इस्लाम के अगेंस्ट जो है वो इंडिया के अंदर वायलेंस और ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो गोवा जो है गाइस ये कोविड फ्री हो गई। पहली स्टेट हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिली थी गोवा, जहां पर एक भी कोविड का केस नहीं देखने को मिला था उस समय। तो पहली स्टेट इंडिया में जो कोविड फ्री बनने वाली वो कौन सी, अगर क्वेश्चन आता है तो गोवा आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे लिए काम का नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020, राइट, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, प्रीलिम्स के लिए काम का नहीं है। कौन से प्रकार की कोरोना वायरस है? ह्यूमन कोरोना वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जा सकती है। तो कोरोना वायरस जो है गाइस ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरस है, पहली बात तो, राइट। और ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो नीडो विरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, याद रखना ये टर्म। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि कोरोना विरिडे, कोरोना विरीने, देखो कोरोना विरीडे, कोरोना विरीने, राइट। और इसके अलावा कोरोना विरीडिया, राइट। और इसमें एक और हम लोग को देखने को मिलता है वो है टोरो विरीने। तो ये कुछ हम लोग को ऐसे कोरोना वायरस देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। कोरोना विरीने जो है इसको अगेन सब डिवाइड कर दिया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कोरोना वायरसेस में। और पहला कोरोना वायरस कब डिटेक्ट हुआ था, क्वेश्चन आ जाए तो 1937 आपको ध्यान में रखना है। इस समय इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस के तौर पर ये हमें देखने को मिला था। ये चिकन्स में जो मुर्गे वगैरह होते हैं ना, मुर्गे मुर्गियां, उनमें हुआ था। ये रेस्पिरेटरी डिजीज उनको हो गई थी। और 1965 में साइंटिस्ट हैं एक जिनका नाम है डीजे टायरल और एमएल बियोनी, राइट। तो ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था ह्यूमन कोरोना वायरस को। ये 1965 में किया था और 1937 में चिकन को हुआ था, मुर्गे मुर्गियों को हुआ था। और उस समय जब पहली बार जो डिटेक्ट किया गया था उसको B814 स्ट्रेन कहा गया था। बाद में 1968 में नाम रख दिया गया इसका कोरोना वायरस, क्योंकि जब इसको देखा गया तो ये क्राउन की तरह जो है वो दिखाई दे रहा था। तो इसके शेप के आधार पर, इसके शेप को देखकर इसको नाम दे दिया गया कोरोना वायरस। अब देखो ब्लू वैरायटी ऑफ ग्रेप कहाँ की है, क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो बैंगलोर आपको ध्यान में रखना है। और इसको 2013 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था, राइट। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि वो एनबीएफसी को सपोर्ट करेगी। 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी आरबीआई प्रोवाइड करने की बात करी थी आरबीआई ने, कि 50,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को, सिडबी को, नेशनल हाउसिंग बैंक को जो ये देगी। अब नाबार्ड के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो फुल फॉर्म तो आपको ध्यान में रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, राइट। तो नाबार्ड जो है वो रूरल डेवलपमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है कि रूरल एरियाज के लिए काम करेगी। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, एक भी चीज अगर इधर उधर हो गई तो दिक्कत आ सकती है। तो रूरल एरिया पर ये काम करती है, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में डेवलपमेंट करवाने के लिए लोन्स वगैरह ऑफर करवाती है। और भी कई काम हम लोग को नाबार्ड के देखने को मिलते हैं। अब देखो नाबार्ड को किसके रिकमेंडेशन, किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर और कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 1982 में किया गया था। बी शिवारमन कमेटी, इनके रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड स्टैब्लिश हुई थी। अब सिडबी की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को सपोर्ट करती है, इस पर काम करती है। 1990 में ये बनाई गई थी एक कानून के थ्रू पार्लियामेंट के। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये ऑपरेट करती है। एनएचबी की बात करें, नेशनल हाउसिंग बैंक, तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या सभी सेक्टर के लिए? नहीं, हाउसिंग सेक्टर के लिए। तो कॉमन चीजें दिखने में ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये बिल्कुल करेक्ट है, बट नहीं होता। 1988 में इसको लाया गया था एक कानून के थ्रू, राइट। अब ट्राइबो ई मास्क की बात करेंगे तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस जो बैंगलोर के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी थी हमने, तो इन्होंने बना दिया एक पर्टिकुलर ट्राइबो मास्क। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, राइट, और इलेक्ट्रिक चार्जेस की मदद से वायरस को जो है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसको ट्राइबो ई मास्क जो है वो कहा गया, ट्राइबो ई मास्क। और सबसे खास बात इसकी यह है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए, यानी कि एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसके मैकेनिज्म को आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि कैसा बना क्या बना, इतनी डिटेल में चीजें नहीं आती हैं। मैटर हॉर्न की बात करते हैं। मैटर हॉर्न क्वेश्चन आ सकता है कहां पर है ये, तो ये कहां पर सिचुएटेड है, तो
पेनाइन अल्प्स जो हम लोग को देखने को मिलती है और ये बॉर्डर पर है स्विट्जरलैंड और इटली के। तो मैटरहॉर्न कहां पर है? स्विट्जरलैंड इटली के बॉर्डर पर। ये देखो आप मैप पे भी देख लो, आपको जो है ये यहां पर दिखाई देगा, ये इटली आपको दिखाई दे रही है और इस तरफ जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो है स्विट्जरलैंड। तो इसी की बॉर्डर पर आप देखो, ये देखो मैटरहॉर्न, आपको ये माउंटेन दिखाई दे रहा है, यहीं पर ही माउंट रोसा भी है। माउंट ब्लैंक अगर पूछ लिया जाए तो ये कहां पर है? इटली और फ्रांस की बॉर्डर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के माउंटेन्स जो होते हैं ना, उसके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसी चीज आ जाती है। तो अगर मैटरहॉर्न पूछ लिया जाए तो इटली स्विट्जरलैंड आप ध्यान में रखना, इसकी बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसकी हाइट वगैरह कितनी है? तो 4,478 मीटर्स की इसकी हाइट है। वन ऑफ द हाईएस्ट समिट यानी कि हाईएस्ट पीक हम लोग को अल्प्स माउंटेन की देखने को मिलती है और यूरोप में वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है ये। अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि 1000 मीटर के साइज का इंडियन ट्राई कलर जो है वो यहां पर दिखाया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था इन माउंटेन्स में, मैटरहॉर्न और इसके अलावा जर्मेट जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर हमें देखने को, अभी मैंने आपको दिखाया ना बॉर्डर पर है ये। अब इसके अलावा माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी इसे कहा जाता है, इन सब माउंटेन्स को। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखना, राइट। तो ये सब माउंटेन हम लोग को जो देखने को मिल रहा है। अब द पोरिजो ब्रिज कहां पर है? क्वेश्चन आएगा, द पोरिजो ब्रिज कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, ध्यान में रखना है। मात्र 27 दिन में हमारी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बना दिया गया, इस ब्रिज को। ब्रिज किस नदी के ऊपर है? तो अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी हमें देखने को मिलती है, उसके ऊपर है। और सुबनसिरी नदी जो है गाइस, ये लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्र नदी की हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर करना। इसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फलाना नदी में से बताइए ऑप्शन में से किस नदी को गोल्ड रिवर कहते हैं। तो सुबनसिरी अगर ऑप्शन है तो उसको मार्क करना, राइट। और ये नदी जो है वो तिब्बत प्लेटू पे ओरिजिनेट होती है, इंडिया के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिरी हिल्स कहां पर है, मिरी पहाड़ी कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कसारगौड़, आगरा, भीलवाड़ा और हम लोग को ये पत्थन मित्ता मॉडल हम लोग को देखने को मिल रहा है तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रीलिम्स के लिए ये वाली चीज जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, राइट। आगे की चर्चा करते हैं अब। ये पूरे मॉडल्स वैसे तो एक बार मतलब जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले ये सब मॉडल, अभी नहीं, मतलब मेंस की बात करो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। प्रीलिम्स के लिए जो चीज अभी पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की बात करते हैं, सी सैम की बात करते हैं। तो ग्लोबल कंपाइलेशन है ये रिपोर्ट्स का कि जहां जहां पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहे हैं जिन जिन कंट्रीज पर, तो उनको ये डिटेक्ट करती है और फिर रिपोर्ट बनाती है, बताती है कि कितने मतलब हम लोग को केसेस देखने को मिल रहे हैं कौन सी कंट्री के अंदर। तो दुख वाली बात है कि इंडिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा है। फिर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आती है। फिर हम लोग को देखने को मिलती है कि फिर आती है साउथ एशिया। फिर हम लोग को देखने को मिलती है कि बांग्लादेश आती है चौथे नंबर पर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम लोग को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन देखने को मिलता है, राइट। और ये जो है वो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, साइबर टिपलाइन नाम का। तो साइबर टिपलाइन नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरे केसेस, जो भी बच्चे वगैरह मिसिंग हैं, तो उनकी डिटेल जो है वो डाल दी जाती है और इसके थ्रू ये ट्रैक करता है, फिर रिकॉर्ड बनाता है कंट्री का कि किस कंट्री के अंदर बच्चे मिसिंग हैं या फिर बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन के केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे वगैरह जो होते हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनको इस प्रकार के बिजनेस में लगा दिया जाता है, राइट। उल्टे सीधे, जैसे भीख मांगना, कई बार ऑर्गन वगैरह भी निकाल लिए जाते हैं। तो बहुत ऐसे केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अब नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की बात करेंगे तो ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। 1984 में से यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के तहत स्टैब्लिश किया गया था। और इसके अंदर एक चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। अब एक स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा कि ये 18 साल तक के बच्चों की डिटेल्स जो है वो अपने पास रखती है, राइट। 18 साल जो के बच्चे जो मिसिंग हो रहे हैं उनकी डिटेल्स रखती है, क्योंकि 18 साल से नीचे वाले को अपन बच्चा ही बोलते हैं, उसके बाद फिर एडल्ट वाली कैटेगरी आ जाती है कि नहीं। तो बट ऐसा नहीं है। तो इन्फेंसी से लेकर यानी जब से बच्चा पैदा हुआ है और कब तक, 20 साल की उम्र तक ये रिकॉर्ड जो है वो तैयार करती है। जितने भी केसेस होते हैं मिसिंग के या बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किसी प्रकार से शोषण हो रहा है, तो उसके केसेस जो है वो हैंडल करती है। मतलब हैंडल नहीं करेगी, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी, राइट। तो ये इसके काम हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका एक साइबर टिपलाइन भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, तो जिस पर ये रिकॉर्ड तैयार करके रखती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का बैंक है। अब देखो, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट। हर बड़ी में स्टूडेंट जो है वो ब्रिक स्टेट को मार्क कर देंगे, अरे हाँ बिल्कुल ब्रिक है, हमें पता लग गया, सही स्टेटमेंट, आगे बढ़ जाएंगे। पूरा पढ़ो,
मुझे पता है कि आपको एक बार देखकर लग रहा है कि अंदर से फील आ गया कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आगे नहीं बढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ना। प्रीलिम्स में एक एक वर्ड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जवाब दो। यहां पर लिखा है ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं है ब्राजील, आप सभी लोग जानते हैं, राइट। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है, और इसमें मैं बता रहा हूं ना कि कई बार लोग जो है वो एक एक मार्क्स से, आधे आधे मार्क्स से जो है वो छूट जाते हैं प्रीलिम्स में बैठने से, कट ऑफ पीछे हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। 2014 में इसे स्टैब्लिश किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ब्रिक्स समिट जो हुई थी ब्राजील के अंदर, छठी समिट हुई थी, उस दौरान किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ लिया जाए तो शंघाई, चाइना, आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो मल्टी डोनर कोविड-19 रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी हमें देखने को मिल रही है। देखो कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक फंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि IFAD के द्वारा लॉन्च किया गया है, कि जो गरीब लोग हैं, गांव क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोग हैं, कोविड-19 के कारण जो उनको इशू हुए हैं, राइट, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारी जो मुसीबत का वो सामना कर रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, ये बेसिकली सहायता करने के लिए ये फंड हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो सिंपल सी चीज बस इसमें ध्यान में रखो, उसके अलावा और कुछ नहीं। गाइस देखिए, अब डिस्कस करेंगे मिल्क टी अलायंस के बारे में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये मिल्क टी अलायंस जो है, ये एक हम लोग को थाईलैंड, ताइवान, हांगकांग के जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने मिलकर ये अलायंस क्रिएट किया था। किसके अगेंस्ट? चाइनीज के अगेंस्ट। तो चाइना के जो ट्विटर के यूजर हैं तो उनके अगेंस्ट, या इंटरनेट के यूजर इंस्टाग्राम ट्विटर के, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने एक इनफॉर्मल मूवमेंट ये चलाया था, राइट। ये डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक प्रो चाइनीज ट्विटर यूजर ने जो है वो इंसल्ट कर दी थी इनकी, यानी कि थाईलैंड के एक पर्टिकुलर एक्टर की इंसल्ट करी थी। तो उसको लेकर ये सभी के सभी जो है वो इकट्ठा हो गए थे, और मिल्क टी अलायंस हमें देखने को मिला था। आपको मेनली पता होना चाहिए मिल्क टी अलायंस में कौन सी कंट्री है। तो हांगकांग के, थाईलैंड के, और हमें देखने को मिल रहा है, अभी हमने बात करी ताइवान। तो ये 3 कंट्रीज के इंटरनेट यूजर ने एक गठबंधन बना लिया। अब इसको नाम मिल्क टी अलायंस ही क्यों दिया? तो देखो गाइस, इस क्षेत्र में चाय जो है, राइट, चाय जो है वो कंज्यूम की जाती है मिल्क के साथ, बट चाइना जो है वो मिल्क के साथ चाय को कंज्यूम नहीं करता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, राइट, यही सब पूरा जो मैप में आप देखोगे तो ये सब एरिया आसपास हम लोग को नजर आता है। तो इस क्षेत्र पर लोग जो है वो मिल्क की, दूध वाली चाय पीते हैं, बट चाइना के लोग दूध वाली चाय नहीं पीते। तो इसको देखते हुए ये टर्म जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये वाली चीज इस प्रकार की कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप ध्यान में रखना। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें गाइस, तो टेक्सास लाइट स्वीट भी इसे कहते हैं। ये क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का एक ग्रेड हम लोग को देखने को मिलता है, और तेल की प्राइस के लिए एक बेंचमार्क के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट पर तेल की क्या प्राइस होगी, तो इसको देखकर जो है वो प्राइस सेट की जाती है। और इसके अलावा और भी हम लोग को 2 देखने को मिलते हैं, और भी इस प्रकार के बेंचमार्क्स, राइट, जिसके बारे में आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगा। तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो ऑयल की सेट की जाती है। ये लाइट क्रूड ऑयल है, हल्का कच्चा तेल हम लोग को देखने को मिलता है, इसकी डेंसिटी काफी कम होती है। और स्वीट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फर का कंटेंट जो होता है वो लो रहता है। तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को टेक्सास लाइट स्वीट क्यों कहते हैं? तो स्वीट जो है वो उसके मीठेपन के कारण नहीं है, तेल की यहां पर बात हो रही है, बट इसमें सल्फर का कंटेंट लो है, दैट्स व्हाई इसे स्वीट जो है वो कहा गया है, राइट। और इसके अलावा ये कमोडिटी है एक प्रकार की न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, राइट। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑयल मार्केट है गाइस, उसने एक हिस्ट्री बना दी है। तेल जो है वो क्रूड ऑयल, जो बेस्ट क्वालिटी का क्रूड ऑयल है, अभी तक सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है, -40.32 यूएस डॉलर, यानी कि $40.32 का माइनस में ड्रॉप हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये लोएस्ट क्रूड ऑयल प्राइस है अभी तक हमें देखने को मिलने वाली, WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये ध्यान में रखना। नई FDI पॉलिसी इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रही है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के। तो उसके बारे में मैंने भी आपको समझा ही था कि हम लोगों ने कहा है कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज पर जो कंट्रीज हैं, तो वो जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इसको लेकर चाइना ने ये बवाल मचाया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया। इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ गया है। सरप्लस राइस जो भी अवेलेबल होगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, सरप्लस राइस यानी कि हमारी कंट्री में अगर ज्यादा राइस का प्रोडक्शन हो जाता है, राइट, ज्यादा चावल का प्रोडक्शन हो जाता है, तो हम उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज को अलाउ कर दिया गया है। इस चीज से रिलेटेड अप्रूवल ऑलरेडी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा दिया गया है। और इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम भी हमारी कंट्री के अंदर 2003 में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल
2018 की भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी से रिलेटेड, इथेनॉल से रिलेटेड, और आपको पता होगा कि आज की डेट में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग करें, मतलब कि जो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम के अंदर डीजल पेट्रोल दोनों आता है, राइट। तो इसमें कई बार लोग सोचते हैं पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है। पेट्रोलियम एक शब्द है जिसमें डीजल और पेट्रोल दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, स्पेशली डीजल और पेट्रोल में, इथेनॉल को जो है वो बढ़ा रहे हैं, राइट। इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि 80% पेट्रोल तो 20% इथेनॉल होना चाहिए। तो इस पर हम लोग मेनली टारगेट करके प्लान कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हेल्प, WWH, वर्ल्ड वाइड हेल्प, तो IIT बॉम्बे ने इस चीज को डेवलप किया है। ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो हेल्पर्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर, तो उनकी सहायता अगर किसी को चाहिए, राइट, इमरजेंसी के समय पर, तो उनसे ये प्लेटफॉर्म जो है वो कनेक्ट करेगा। तो ये वर्ल्ड वाइड हेल्प जो है वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म IIT बॉम्बे का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अप्रैल, ध्यान में रखना। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है अबाउट पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन होता जा रहा है। 50th एनिवर्सरी इसकी हम लोग को अभी रिसेंटली देखने को मिली है। और अमेरिका के एक सेनेटर जो है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वहां पर सेनेटर, राइट, गेलॉर्ड नेल्सन, तो इन्होंने जो है वो इस चीज की शुरुआत करी थी, राइट। किसकी? अर्थ डे की। अप्रैल 22 को ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान में रखना। क्लाइमेट एक्शन जो है वो इसकी थीम हम लोग को देखने को मिली है 2020 की। वर्ल्ड बुक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, और यहां पर रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट को प्रमोट किया जाता है। पहली बार 1995 में 23 अप्रैल को यह सेलिब्रेट किया गया था, और 23 अप्रैल को यूनेस्को सेलिब्रेट करती है 25वां एडिशन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे का, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब एक्स्ट्राडिशन को लेकर गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो अलग से बनाया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक्स्ट्राडिशन का वाला वीडियो जो है वो देख लें। अपना जनरल स्टडीज का जो चैनल है, राइट, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देखेंगे तो GS के चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पर प्रीलिम्स वाले सेक्शन पे चले जाइएगा, राइट, प्रीलिम्स वाले प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। एक्स्ट्राडिशन आपको वहां पर मिल जाएगा, ये जरूर देख लेना, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और विजय माल्या के केस को भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो एक्स्ट्राडिशन, बस आपको सिंपल सी चीज ये पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई एक फरार होकर, यानी कि इंडिया के अंदर से कोई एक इंसान जो है वो जुर्म करके, या फिर सस्पेक्टेड व्यक्ति भी होते हैं ना, मे भी शायद उन्होंने जुर्म ना भी किया हो बट उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, राइट। तो वो अगर फरार हो जाते हैं किसी दूसरी कंट्री पर, ठीक है, XYZ किसी भी कंट्री पे, तो हम लोग जो है वो उस कंट्री को बोलते हैं कि उस व्यक्ति को जो है वो वापस हमें सौंपो। तो ये एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट के थ्रू होता है, राइट, और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। तो ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज ध्यान में रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात करें, इसे कौन रिलीज करता है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार PSC में शायद आ चुका है, राइट, शायद नहीं, कंफर्म हूं मैं PSC में आए, या फिर कंफर्म UPSC के लिए नहीं हूं, बट PSC के लिए तो 100% ही इस प्रकार के क्वेश्चन आए, और शायद UPSC ने भी एक बार पूछा है। तो मीडिया वॉचडॉग है जिसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये रिलीज करती है, राइट। नॉर्वे जो है वो लगातार हम लोग को चौथे साल देखने को मिल रही है, फर्स्ट पर ही है, मतलब कि यहां पर क्या प्रेस की फ्रीडम सबसे ज्यादा है नॉर्वे में, राइट, यानी कि वहां की जर्नलिस्ट जो है, वहां की जो मीडिया है वो फ्रीली वहां पर मूव करती है, फ्रीली ऑपरेट करती है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। इंडिया की प्लेसेस गिर गई है, 2 प्लेसेस इंडिया की गिरी है, 142 हमारी रैंक है, याद रखिएगा। और इंडिया के अंदर 2019 में कोई भी मर्डर नहीं हुआ जर्नलिस्ट का, 2018 में 6 मर्डर हुए थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करें डिटेल में, तो हर साल ये रिपोर्ट रिलीज करती है सन 2002 से, राइट, और 180 कंट्रीज के अंदर मीडिया जो है उनको कितनी फ्रीडम दी जाती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है, मीडिया की फ्रीडम को, और जर्नलिस्ट वहां के कितने सेफ हैं उसको यहां पर देखा जाता है और रिपोर्ट रिलीज की जाती है। और कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण प्रेस फ्रीडम जो है उसमें हम लोग को खतरा देखने को मिला है, राइट, प्रेस फ्रीडम में, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत जगहों पर जर्नलिस्ट को जो है वो कवरेज करने के लिए नहीं दिया गया, कोरोना वायरस को कहकर, मे बी सेफ्टी को कहकर जो है वो दूसरे घोटाले जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहे थे, जिसको मीडिया कवरेज से रोक दिया गया, राइट। तो ऐसी चीज यहां पर रिकॉर्ड की गई थी, तो इसको लेकर ये चीज बताई कि कोरोना वायरस के समय पर मीडिया फ्रीडम जो है वो नहीं मिली है। अब देखो, मैं भी आपको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात कर रहा था, जिसके प्राइस जो है वो -40.32, $40.32 जो है वो गिरे माइनस में, ठीक है, माइनस में ये प्राइस है। तो बेंचमार्क क्रूड क्या होता है? तो क्रूड ऑयल जो होता है गाइस, ये सर्व करता है एक रेफरेंस प्राइस के तौर पर, राइट, कि बायर और सेलर के लिए क्या रेफरेंस प्राइस होना चाहिए, जिससे कि बायर को भी नुकसान ना हो ज्यादा और सेलर को भी उसका घाटा ना हो, राइट। तो ये चीज देखी जाती है। अब 3 बेंचमार्क प्राइसेस हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया था WTI, 2 और के नाम ध्यान में रखो, ब्रेंट, ब्लेंड और दुबई क्रूड। तो ये ऑयल हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ऑयल को देखकर जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो ऑयल्स के सेटअप किए जाते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके बारे में एक जनरल सी आपको जानकारी होनी चाहिए, सिंपल सा
ये रूल है, ये मेनली फोकस करता है कि जितने भी बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर, जैसे कि आज की डेट में मास्क का उपयोग किया जा रहा है, कितना ज़्यादा मास्क का उपयोग किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, राइट। और उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहा है, और डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीमारी जो है वो और बढ़ जाएगी, एनवायरमेंट के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर हम लोग का एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल हम लोग का है एक, जो कि इसी के ऊपर फोकस करता है। ये 4 कैटेगरी इसने क्लासिफाई करी हुई है बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पर, राइट। पहले 10 हुआ करती थी, इसको घटाकर 4 में बायोमेडिकल वेस्ट को जो है वो रख दिया गया है। तो ये सिंपल सी चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान क्वेश्चन आएगा। ये अभियान जो है वो किस स्टेट का है, तो गुजरात का है, आपको ध्यान में रखना है। गुजरात के अंदर क्या हो रहा था कि मानसून के समय पर ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इनकी रिवर है, राइट, रिवर है या वाटर बॉडी है, लेक है, झील है, तो उनको गहरा कर रहे हैं। तो गहरीकरण की प्रोसेस हम लोग को यहाँ पर गुजरात में देखने को मिल रही है, और ये सन 2018 से ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो इसको ये कहते हैं हम लोग, ये कैंपेन एक प्रकार का इनका। सिविल सर्विसेज डे आपको तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि पहला बैच प्रोबेशनर का ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल का, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, मेटकेल्फ हाउस के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल इंडिया ऑफिसर जो है या ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, तो उनका जो पहला बैच है तो उसको किसके द्वारा एड्रेस किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1947 में, राइट। और किस दिन एड्रेस किया था, तो 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को ही ये बन गया सिविल सर्विसेज डे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसे सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही उनकी स्पीच में, पहली उनकी स्पीच में ये चीज कही गई थी, जब ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा था। और उस समय मसूरी में नहीं होती थी ट्रेनिंग, दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग होती थी। ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसी दिन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। ये अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है, और इसको स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड किया जाता है। 2006 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IMF, थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। और अभी यही हुआ था कि इन्होंने बताया था कि इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 3% से। तो ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट आती है, साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, क्योंकि इन दोनों ही रिपोर्ट ने एक जैसी बात करी थी कि कोरोना वायरस के समय पर इकोनॉमी जो है वो श्रिंक होगी ऑल ओवर वर्ल्ड की, राइट। कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, इकोनॉमी गिरेगी। तो ये बात तो ठीक ही है, बट ये सब आंकड़े आप याद मत रखो, ये चीज नहीं पूछी जाएगी डायरेक्टली, ये वाली चीज ही आपसे पूछी जाएगी, जिस पर आप थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। और बाकी देखो गाइस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ये पूरे टॉपिक्स में हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर सिर्फ प्रीलिम्स में क्या आपके लिए काम का है क्या नहीं है उसका मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज की जाती है, IMF, अभी हमने बात करी। यहां पर फोरकास्टिंग की जाती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, राइट, कि IMF की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो आप मुझे बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके IMF की टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि वो अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए फोरकास्टिंग करती है कि आने वाले समय में उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होने वाला है, और फिर रिकमेंडेशन भी देती है कि कैसे वो सुधार सकें। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है गाइस, ये यूजुअली एक साल में 2 बार प्रिपेयर की जाती है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि WEO जो है वो एक साल में कितनी बार प्रिपेयर की जाती है, 2 बार आपका आंसर होना चाहिए, राइट। TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, ये एक ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी थिंक टैंक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। TPIC टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ट मेथड जो है वो लाया जाए, जिससे कि हम अपनी पोस्ट कोविड-19, जैसे ही कोरोना वायरस अगर खत्म होता है तो उसके बाद हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे। तो इसके लिए ये बेस्ट मेथड जो है वो मांग रही है, यानी कि इन्होंने इन्वाइट किया कि लोग जो है वो बेस्ट मेथड्स प्रोवाइड कराएं। बट आपको जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए कि TIFAC क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, थिंक टैंक हम लोग को देखने को मिलता है, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी थिंक टैंक, जो कि DST के अंडर आता है। कोविड इंडिया सेवा की बात करते हैं, कोविड इंडिया सेवा। तो ये कोविड इंडिया सेवा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखना, कोविड इंडिया सेवा यानी कि कोविड के समय पर सिटीजन्स को जो है वो सर्व करने के लिए ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, राइट। और इसके अलावा मोबाइल ऐप संयम, क्वेश्चन आएगा, मोबाइल ऐप संयम किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो होम क्वारंटीन सिटीजन है उनको ट्रैक करने के लिए, कि जिससे कि कोई वो इधर उधर घूमने ना लगे और रिस्क जो है वो और ना बढ़ा दें। सेप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज आ सकती है कि सेप्सिस क्या है, तो आपको ध्यान में रखना, एक केमिकल है जो कि
इन्फेक्शंस वगैरह जो भी होते हैं ना, तो मतलब जैसे एक केमिकल ब्लड के अंदर रिलीज होता है, जैसे कि आपको पता है हमारी एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज होती है और वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए रहती है। बट सेप्सिस उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में एक इंडिविजुअल की खुद की बॉडी को ही उसकी एंटीबॉडीज जो है वो हार्म करने लगती हैं, राइट। तो ये मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को जो है वो डैमेज कर सकती है और इवन लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो सेप्सिस क्या है? जब एक केमिकल रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में, किसको फाइट करने के लिए? इन्फ्लेमेशन को इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, और ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर देता है बॉडी के अंदर। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन होता है तो एंटीबॉडी जो रिलीज हो रही होती हैं, तो वो ना ही सिर्फ वायरस पर अटैक करती है बल्कि ह्यूमन के हेल्दी सेल्स पर भी अटैक करती हैं, और इसी चीज को हम लोग सेप्सिस कहते हैं कि सेप्सिस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फिर से रिपीट करते हुए बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो कसोवाल ब्रिज की हम लोग बात करेंगे इस, तो 484 मीटर लंबा ये परमानेंट ब्रिज हम लोग को किस नदी के ऊपर देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन बनेगा कसोवाल ब्रिज किस नदी पर है? तो रावी नदी पर हमें देखने को मिलता है। कसोवाल एनक्लेव जो पंजाब का है उसे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ कनेक्ट करता है, राइट। और बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर मेड पनिशेबल ऑफेंस, तो इसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया है, क्योंकि हमें देखने को मिला था इंदौर और बहुत सारी जगहों पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, राइट। तो अब जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 को अमेंड किया गया, और जो भी व्यक्ति, राइट, अगर डॉक्टर्स को मारता है, उनको अटैक करता है, तो 3 महीने से लेकर 5 साल की उसको सजा होगी, और फाइन 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का इंपोज किया जाएगा। और अगर जैसे कि किसी डॉक्टर है, उसका क्लिनिक को अगर तोड़फोड़ कर दी किसी व्यक्ति ने, तो डैमेज कर दी उस डॉक्टर की प्रॉपर्टी को, तो दुगना पैसा जो है वो देना पड़ेगा जितना डैमेज हुआ है उसका, ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनसेशन अमाउंट, ये जो है वो देना पड़ेगा, राइट। इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज, तो ये पैकेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, यूनियन कैबिनेट ने अब जो है वो बोला है कि इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ रुपए का किया जाएगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, राइट, हमारी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज थी जिसके बारे में मेंस के लिए हालांकि इंपॉर्टेंट है, इतना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जूनोसिस, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये है क्या? तो एक डिजीज है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, तो उसको जूनोसिस बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आर्टिकल में नहीं लिखा है, बट आप ये भी ध्यान में रखना कि एनिमल्स, ह्यूमन से एनिमल को भी जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको भी जूनोसिस बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल हम लोग को देखने को मिलता है। तो जूनोसिस का एक टर्म है कि जूनोसिस क्या है, तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, राइट। और ये टर्म नया नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज, टैक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया वगैरह, तो ये सभी जूनोसिस डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। और यूएनईपी, ये मेंस के लिए ध्यान में रखना एक पॉइंट, कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का कहना है कि 60% ह्यूमन के इन्फेक्शन जो हो रहा है आज की डेट में ह्यूमन को, वो एनिमल से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, राइट। अब टीम मास्क फोर्स की बात करते हैं, तो एक वीडियो जो है वो बीसीसीआई के द्वारा क्रिएट किया गया, सिंपल सी चीज आप ये ध्यान में रखना, जिसमें कि अवेयर किया जा रहा है कि लोग जो है वो मास्क का उपयोग करें, इसमें मास्क के उपयोग करने को प्रमोट किया जा रहा है। कभी कभी आ सकता है टीम मास्क फोर्स जो है वो किसके द्वारा हमें देखने को, फोर्स ऐसा शब्द यहां पर आया जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो इसको मिलिट्री से या कोई ऐसी मतलब मार्शल एक्सरसाइज से जो है वो कर देगा, लिंक कर देगा, बट नहीं, आपको बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इससे आपको लिंक करना है, ठीक है। इनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव है? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का इनिशिएटिव ये हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो है वो क्राइम की दुनिया में ना चले जाए, बच्चे जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड या इन सब दुनिया में ना चले जाए, इस प्रकार से क्राइम में इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव था। विद्यादान की बात करें, विद्यादान 2.0 की बात करें गाइस, तो इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना, राइट। इसमें ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो इनवाइट किया जा रहा है, मतलब कि ई लर्निंग के लिए, डिजिटल लर्निंग के लिए लोगों से कहा जा रहा है कि यानी कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दें, राइट। और इसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर, यहां पे शायद लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ लिखा है, इसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जो है या दीक्षा ऐप पर जो है वो यूज में लिया जाएगा। और आपको बता दें गाइस कि दीक्षा ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डे प्रोग्राम की बात करें गाइस, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये हम लोग को एक फूड असिस्टेंस ब्रांच यूनाइटेड नेशन की देखने को मिलती है, और दुनिया का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन अगर आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है यूनाइटेड नेशन की ये फूड असिस्टेंस ब्रांच है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट। हंगर को एड्रेस करती है और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने का इसका मेन काम हमें देखने को मिलता है। 1961 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और
अब देखो ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को चलने के लिए तो पैसों की तो आवश्यकता है ही है। तो पैसे के लिए क्या कोई बॉडी हमें देखने को मिलती है जो इसे फंड करती है? तो नहीं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन और प्राइवेट डोनर्स के थ्रू इसे प्राप्त होता है, राइट। और आपको ये चीज ध्यान में रखनी, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंपनी ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर वर्ल्ड हंगर मैप को डेवलप करने की बात करी है, डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप को? तो अलीबाबा क्लाउड, आपको ध्यान में रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म है अलीबाबा कंपनी की, राइट, चाइना की। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा ग्लोबल रिपोर्ट और आपको याद है अलीबाबा के जो फाउंडर अभी बीच में मिसिंग हो गए थे, राइट, बहुत मतलब एकदम से गायब हो गया था वो व्यक्ति, आपको शायद पता होगा उसके बारे में, बहुत न्यूज चली थी। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी रखना। आप मुझे बता सकते हो अलीबाबा के फाउंडर का क्या नाम है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। सिंपल सी चीज, बस ये आप ध्यान में रखो, राइट। इन्होंने बताया था कि कोविड-19 के समय पर जो काफी सारी कंट्री जो है वो रिस्क में आ गई है, क्योंकि वहां पर फूड क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, हंगर हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 2019 के एंड में बताया गया 135 मिलियन। तो देखो 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर हमें देखने को मिलता है। तो 10 मिलियन कितना हो गया? हम लोग को 1 करोड़ के बराबर देखने को मिला। और 135 मिलियन, 100 मिलियन मतलब कि हम लोग को 10 करोड़, तो ये 13 करोड़, 13.5 करोड़ आप कह सकते हो कि 13.5 करोड़ लोग 55 कंट्री और टेरिटरी से फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आ गए हैं। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और एडिशनली 2019 में 183 मिलियन, यानी कि आप 18.5 करोड़ या 18 करोड़ लोग बोल सकते हो, ये स्ट्रेस कंडीशन में आ गए, मतलब कि ये एक्यूट हंगर के रिस्क में हम लोग को देखने को मिल रहा है, खाने पीने के लिए इनके पास व्यवस्था हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा वर्स्ट हिट एरिया जो है वो अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट और एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इनके पीछे का क्या कारण है कि लोग हंगर मतलब सिक्योरिटी लोगों को नहीं मिल पा रही है, राइट, यानी कि फूड शॉर्टेज हो गई है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा कारण यहां पर बताया गया, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े दंगे, तो उसके कारण भी हमें देखने को मिला कि लोग जो है वो, क्योंकि देखो ये रिपोर्ट किसकी बात हो रही है? एंड ऑफ 2019 की बात हो रही है। अभी वाली रिपोर्ट जो आई थी 2020 में, इसको कोरोना वायरस से आप लिंक मत करो, क्योंकि कोरोना वायरस में तो और समस्या बढ़ गई है, राइट। ये पुरानी रिपोर्ट की बात हो रही है जिसमें हमें देखने को मिला है कि ऑलरेडी इतने सारे लोग ऑलरेडी जो है आप मेंस में इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता लगा है, ये जो है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इनकी रिपोर्ट के थ्रू हमें पता लगा है कि 2019 के एंड में ही लगभग आप कह सकते हो कि 13 करोड़ से 18 करोड़ के बीच में लोग जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से ग्रस्त हैं, राइट। फूड इनसिक्योरिटी है, 13 मतलब 13.5 करोड़ लोग तो मान के चलो कि फूड हंगर में है, राइट, मतलब हंगर की स्थिति है, फूड शॉर्टेज की स्थिति है। और एडिशनली इसके अलावा लगभग 18.5 करोड़ लोग जो हैं वो, उनको प्रॉब्लम है, राइट, खाने पीने की प्रॉब्लम है। और 13 करोड़ तो ये मान के चलो कि उनको खाना ही नहीं मिल पा रहा है, यानी कि मान के चलो 2 वक्त में एक वक्त की रोटी ही उनको बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, राइट। तो ये स्थिति पूरे दुनिया भर में ऑलरेडी 2019 में थी और कोरोना वायरस के बाद जो है ये चीज और ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे आंकड़े जो होते हैं ना, ये फैक्ट्स जो फिगर्स जो होते हैं ना, इसका अच्छे से आप उपयोग मेंस में कर सकते हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये भी है कि अगर कुछ अच्छी चीज मिलती है तो आपको बता दूं, तो वो पॉइंट फटाक से आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो सेंटेंस लिख लो, जिससे कि आप अपने आंसर्स में प्रैक्टिस करते रहो लगातार। अब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस की बात करें तो इसे यूरोपियन यूनियन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा 2016 के वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट के दौरान जो है वो लॉन्च किया गया था इस पर्टिकुलर नेटवर्क को। और मेन फोकस यही है कि ऐसे आंकड़े जो है वो ये प्रस्तुत करे कि जिससे कि कंसर्न हमें देखने को मिले कि कंट्री जो है वो कंसर्न ले, चिंतित हो, और चिंता करने के बाद कंट्री जो है वो वेरियस पॉलिसीज बनाए जिससे कि फूड हंगर को रिड्यूस किया जाए। और आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, टोटल कितने 17 गोल्स हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। उनमें से एक गोल ये भी है कि मतलब फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, हंगर को एलिमिनेट कर देना है पूरे दुनिया भर में से, राइट। बट अब वो चीज जो है वो मतलब दिख नहीं रही है, यानी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चीजें जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए थी, बट उल्टा ही कोरोना वायरस के कारण और स्थिति जो है वो खराब हो गई है। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रेमिटेंसेस के ऊपर है। तो रेमिटेंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये होता क्या है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि जैसे कि आपके कोई जैसे कि फैमिली मेंबर यूएसए चले गए, ठीक है, अब वहां पर वो काम कर रहे हैं और आपके घर में वो पैसा भेज रहे हैं, तो ये जो पैसा आता है दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस, राइट। और इंडिया के अंदर ये कहा गया था, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड बैंक ने ये वाली रिपोर्ट जो है वो जारी करी थी 2020 में अप्रैल के समय पे, और ये कहा था कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर 23% रेमिटेंसेस में गिरावट आए। बट गाइस उससे
अभी बाद में जब इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट जब आई तो उसमें खास कुछ फर्क पड़ा नहीं है। आपको बता दें, मैंने भी आपको कुछ समय पहले रेगुलर लेक्चर्स में भी बताया था, क्योंकि इंडिया में जो है वो और जोरों से जो है वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बट उतना भी नहीं पड़ा कि एकदम से 23%, मतलब 20-23% का जो है वो हम लोग लॉस हो जाए या फिर गिरावट हो जाए रेमिटेंसेस में, क्योंकि इंडिया के पास ही सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है। बट हमारे जो मतलब फॉरेन में जो हमारी कंट्री के कल्चर्स भी हैं, आपको पता होगा, इसकी माँ बाप के लिए तो लोग कुछ भी कर देते हैं। तो जब देखा कि यार यहाँ पर लॉकडाउन हो गया है, माँ बाप परेशान है, तो लोगों ने बहुत पैसा भेजा भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा, पैसा पैसा भेजा है, रेमिटेंसेस अच्छे आए हैं हमारी कंट्री के अंदर, राइट। तो ये चीज जो है वो लेटेस्ट रिपोर्ट के थ्रू पता लगी। आने वाले इस महीनों में आप लोग को मैं लेटेस्ट रिपोर्ट से भी अपडेट करा दूंगा, तब आप अपडेट कर लेना अपने कॉलम में जहां पर भी आप लिख रहे होगे, राइट। बट अभी के लिए आपको मेन फोकस रेमिटेंसेस के ऊपर करना था कि रेमिटेंसेस जो है वो होते क्या है, और बाकी इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है। तो वर्ल्ड बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस जो है वो है इंडिया। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा फैक्ट। और ग्लोबली रेमिटेंसेस का प्रोजेक्शन रखा गया है कि 20% में गिरावट आएगी रेमिटेंसेस के मामले में, बट इंडिया के केस में ऐसा हुआ नहीं है, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। नो 100% कोटा फॉर ट्राइबल टीचर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्राइबल टीचर्स के लिए कोई 100% कोटा जो है वो नहीं रखा जाएगा। मतलब कि ट्राइबल एरियाज में जो स्कूल होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि 100% सिर्फ वहां पर ट्राइबल टीचर ही हो, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस केस के तहत अपर लिमिट जो रिजर्वेशन की है वो 50% सेट कर दी गई। तो 1992 के इंदिरा साहनी केस के तहत ये अपर लिमिट जो है वो सेट कर दी गई है, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी बस बेसिक सी चीज ये पता होनी चाहिए। अब फेल्यूडा कोरोना किट की हम लोग बात करेंगे। इस फेल्यूडा कोरोना किट, तो साइंटिस्ट जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के देखने को मिल रहा है, इन्होंने लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट जो है वो डेवलप किया है। ये नए कोरोना वायरस को 1 घंटे के अंदर डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये टेस्ट का नाम जो रखा गया है वो फेल्यूडा इसलिए रखा गया है क्योंकि सत्यजीत रे ये नाम ध्यान में रखना, इनके नाम पर एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है, राइट। यानी कि एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है, वो वास्तव में नहीं है, बट इनकी किताब में ये कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिला था, तो उसी कैरेक्टर के नाम पर ये टेस्ट किट का नाम जो है वो रख दिया गया। तो ये वाली चीज बस आप लोग को ये भी पता होनी चाहिए इस प्रकार का कि फेल्यूडा क्या है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सत्यजीत रे से आप जो है वो उसको लिंक कर पाओ। चलो आगे की बात करते हैं। नूर सैटेलाइट की बात करेंगे गाइस, तो मिलिट्री सैटेलाइट ये हम लोग को देखने को मिल रही है। किसके द्वारा नूर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो ईरान, आपको ध्यान में रखना है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा ये मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा खुदाई खिदमतगार मूवमेंट और पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार मास्केयर, राइट, हत्याकांड, तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो है आपको ध्यान में रखना है, नॉन वायलेंट मूवमेंट था, राइट। किसके अगेंस्ट था, तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट था। और इसको किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कंडक्ट किया गया, जो कि एक पश्तून फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के। तो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया हम लोग को देखने को मिलता है ना, ये पूरा इंडिया है, ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, और ये वाला जो एरिया ऊपर वाला हम लोग को दिखाई देता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हम लोग को नजर आता है। तो इसके बारे में आपको पता ही है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पाकिस्तान वाला एरिया, इस तरफ वाला, राइट। अब रीजन क्या था इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, राइट, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का, तो यहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, राइट। और अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे लीडर्स जो थे उन्हें फिर बाद में आकर पुलिस के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। अब जब ब्रिटिश पुलिस ने इन लीडर्स को अरेस्ट किया तो एक बाजार है, किस्सा खानी बाजार, राइट, पेशावर के अंदर ये बाजार है, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो ब्रिटिश आर्मी की गाड़ियां आई और उन्होंने अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी, लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। जो लोग वहां पर खड़े थे, प्रोटेस्टर्स थे, और जो आसपास के एरिया पे खड़े थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया, राइट। फिर इस इंसिडेंट से थू हुई ब्रिटिशर्स की पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। और फिर 1931 में अगस्त में खुदाई खिदमतगार जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो मिल गई, राइट। और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ ये क्यों नहीं मिली, क्योंकि इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं मिला। और खुदाई खिदमतगार जो है वो पार्टीशन को अपोज कर रहे थे, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना। खुदाई खिदमतगार जो है उनके लीडर्स नहीं चाह रहे थे कि किसी प्रकार से पार्टीशन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और पोस्ट 1947 के बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो घट गया। और इसके अलावा ये इंसिडेंट जो है वो एक प्रकार से लोग भूल गए हैं। तो देखो इसी को लेकर ये आर्टिकल आया था कि खुदाई खिदमतगार इंसिडेंट जो है वो लोग भूल चुके हैं,
तो आपसे यही वाली चीज जो है वो सिविल सर्विसेज उठा के पूछेगी, आपकी नॉलेज को और करंट अफेयर्स में आपकी पकड़ कितनी है उसको चेक करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इस क्वेश्चन में मेरी जो उम्मीद है कि 99% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, खुदाई खिदमतगार इंसिडेंट से रिलेटेड। तो ये सब जो बैकग्राउंड मैंने आपको दिया वो आपको पता होने चाहिए। अब खोंगजोंग दिवस की बात करें, खोंगजोंग दिवस तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, क्वेश्चन आए तो मणिपुर आपको ध्यान में रखना है। यहां पर मणिपुर में एंग्लो मणिपुर वॉर जब हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके जो हीरोज थे यानी कि लीडर्स जो थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो मणिपुर वॉर जो है वो कब हुआ था, तो 1891 याद रखना है, राइट। तो जितने भी लोगों की इस युद्ध के दौरान जो है वो जान गई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये खोंगजोंग दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। हॉक कॉलेरा या फिर क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये भी टॉपिक बहुत बार मैं बता रहा हूं आपको, करीब 4 से 5 बार तो मिनिमम ये टॉपिक न्यूज में आ चुका है। तो इसकी भी संभावना जो है वो 99% के आसपास है आपसे क्वेश्चन में पूछे जाने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये डोमेस्टिक और वाइल्ड स्वाइन, जो सुअर होते हैं ना, घरेलू सुअर आप बोल सकते हो या जंगली सुअर, तो उनकी बीमारी हमें देखने को मिलती है और काफी खतरनाक, काफी घातक बीमारी है। मान के चलो कि 100 सुअर को ये बीमारी है, तो 100 में से 100 मर जाएंगे। हुआ तो हुआ, एक आदमी बच गया तो बच गया, वरना 100 के 100 मर जाएंगे। बट हालांकि ये बीमारी जो है वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है, और वन ऑफ द बिगेस्ट पिग डिजीज है, और इसके कारण इंडिया में बताया जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 400 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हुआ है। 400 करोड़। 22 मिलियन डोजेस जो है वो इसकी वैक्सीन के अवेलेबल है। तो देखो, इसकी वैक्सीन है, ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर बीमारी की वैक्सीन नहीं है। ये प्रिवेंटेबल बीमारी है, इसकी वैक्सीन है। बट प्रॉब्लम यह है कि इसकी वैक्सीन ज्यादा बनती नहीं है, इसकी वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता है, इसका प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है, तो रैबिट से रिलेटेड है। रैबिट जो खरगोश होता है ना, उससे रिलेटेड इसका प्रोडक्शन है, क्योंकि खरगोश का जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन उसका अंग जो होता है, राइट, तो उससे ये जो है वो वैक्सीन बनती है, राइट। और देखिए, ओनली 50 डोजेस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्प्लीन ऑफ अ सिंगल रैबिट। तो एक रैबिट के स्प्लीन से 50 डोज बन सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा रैबिट्स की आवश्यकता है, तो इसके कारण से ये वैक्सीन जो है वो हमें नहीं देखने को मिल पा रही है, राइट, यानी कि ज्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इंडिया के अंदर। कृषि कल्याण अभियान की बात करें तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और इसमें किसानों को हेल्प करना, उनको एडवाइस प्रोवाइड कराना कि जिससे कि और बेहतर वो फार्मिंग टेक्निक्स का उपयोग कर सके और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। तो ये उद्देश्य इसका हमें देखने को मिला था। इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसानों को, उनकी जो बोवीन है यानी कि उनकी जो गाय है, भैंस है, राइट, तो ये बोवीन स्पीसीज जो है, तो उनको वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड की जाती है 100%, जिससे कि उनको बोवीन को फुट और माउथ डिजीज ना हो, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और 100% कवरेज जो है वो शीप और गोट ये होता है ना, भेड़ बकरी, राइट, तो उनको पेस्टिटिस रिम्यूनेंट्स, तो ये डिजीज ना हो, तो इसके लिए उनको कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ये एक प्रकार से भेड़ बकरियों का प्लेग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। मिनी किट्स जो है वो पल्सेस की, दाल की और ऑयल सीड की डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है सभी फार्मर्स को। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, बैम्बू प्लांट्स 5 रुपए पर फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके अलावा 100 NADP पिट्स जो है वो हर एक विलेज में बनाए जा रहे हैं। अब ये NADP पिट क्या है, तो गाइज ये बेसिकली कुछ गड्ढे ऐसे बनाए जाते हैं जिस गड्ढों में किसान जो है वो क्या कर सकते हैं, वहां पर ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो उनको पूरी टेक्निक बताई जाती है कि कैसे आप ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, खाद जो है वो तैयार करो, जिससे कि आप अपने जो खेत है उस पर उपयोग ना करो केमिकल फर्टिलाइजर का, और इवन जब खाद बन जाएगी तो उस खाद को आप मार्केट में भी बेच सकते हो। तो इस प्रकार से किसान जो है वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सैचुरेशन, तो इसमें होता क्या है गाइस कि इसमें आप ये मान के चल सकते हो कि गाय को बिना सांड के जो है वो या बैल के जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। तो वाली एक टेक्निक हम लोग को देखने को मिलती है। माइक्रो इरिगेशन के प्रोग्राम जो है वो बताए जाते हैं किसान को कि कम पानी में कैसे वो ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन कर सकें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। अब इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग प्रैक्टिस के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे एक खेत में अपने किसान जो है वो मल्टीपल क्रॉप्स जो है वो उसको उगा सकते हैं और सॉइल को कैसे हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो ये सब चीजें इस प्रोग्राम के अंदर शामिल है। तो इसके बारे में एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसा आ जाएगा कि आप बताओ कि ये वाला जो कृषि कल्याण अभियान जो है इस इनिशिएटिव के अंदर कौन सी चीज शामिल है, तो ये पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए। अब इनटेट इम्यूनिटी ये क्या होती है गाइस, तो ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, राइट। इसे इनटेट इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। जैसे कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में वायरस गया तो इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो वायरस से बिना किसी दवाई के रिस्पॉन्ड कर देती है, इसी चीज को इनटेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये ऐसे टर्म्स होते हैं ना, कभी कभी आ जाते हैं, राइट। एंटीबॉडी आप जानते हो कि एंटीबॉडी क्या होता है,
राइट, उसके फंक्शन आपको पता है। उन्होंने उठा के पूछ लिया बताओ इनटेट इम्यूनिटी, अभी टॉपिक न्यूज में था, क्या है? सेम ही चीज है कि हमारी बॉडी का एक फंक्शन डिफेंसिव मैकेनिज्म जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे खुद ब खुद लड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब बिना किसी दवाई के। अब डीप न्यूड्स की बात करेंगे तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज और वीडियोस ये होते हैं डीप न्यूड्स, राइट, कि लोग, आपको पता है कि आज की डेट में इंटरनेट पर बहुत बुरी हरकत कर रहे हैं, ये फोटो मॉर्फिंग कर रहे हैं, राइट, यानी कि एक बच्ची की या किसी की भी फोटो जो है वो मतलब ऐसे पॉर्न वीडियोस में या इस प्रकार में मर्ज कर रहे हैं इस प्रकार से, राइट, और किसी को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी हरकतें चल रही थी, तो उसको लेकर ये आर्टिकल सामने आया था। तो आपको डीप न्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए कि डीप न्यूड क्या है। तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस हम लोग को देखने को मिलता है, और साइबर क्रिमिनल जो है उपयोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का, और इस तरीके से ये फोटो जो है वो उसको चेंज कर देते हैं, फोटो मॉर्फिंग कर देते हैं, ये कहा जाता है। रिलायंस जियो की डील, क्वेश्चन आ सकता है रिलायंस जियो पर किसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है? तो फेसबुक ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। फेसबुक ने 9.99%, डायरेक्ट ये भी पीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक ने जो है वो कितने परसेंट स्टेक जो है, शेयर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री जियो प्लेटफॉर्म के लिए है, तो 9.99%। और लार्जेस्ट एफडीआई माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट में ये हमें देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनॉरिटी क्यों कहा जा रहा है, इतना बड़ा शेयर है, 10% का आसपास का शेयर है, और इसको माइनॉरिटी में क्यों रखा गया? तो देखो भाई, शेयर की दुनिया में माइनॉरिटी किसे कहते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर 50% से कम शेयर परचेज करता है तो वो माइनॉरिटी के अंदर आ जाता है। तो माइनॉरिटी में अभी तक का सबसे ज्यादा जो शेयर है वो फेसबुक ने इंडिया के अंदर परचेज किया है, राइट, इसका जियो का। फेसबुक जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो बन चुकी है टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडिया के अंदर। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन होते हैं गाइस? तो ऐसे शेयर होल्डर हमें देखने को मिलते हैं जो कि 50% से कम शेयर जो है वो परचेज करते हैं, राइट। टोटल शेयर जो कॉर्पोरेशन स्टॉक का होता है उसका 50% से कम शेयर परचेज करते हैं। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, या माइनॉरिटी शेयर के बारे में ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही टर्म जो है वो अक्सर इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। अब रिवर्स वैक्सीनोलॉजी की यहां पर बात हो रही है। अब देखो वैक्सीनोलॉजी वो भी रिवर्स, तो ये प्रोसेस होती है एंटीजन डिस्कवरी की, और ये जीनोम इंफॉर्मेशन के थ्रू शुरू होती है। जैसे कि एक जीनोम है, जीनोम क्या होता है? सेट ऑफ डीएनए, हजारों बार जो है मैं आपको बता चुका हूं, हमारे बॉडी के अंदर जो डीएनए होते हैं उसका एक कंप्लीट सेट, हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीनोम। तो जीनोम की इंफॉर्मेशन से रिवर्स किया जाता है, मतलब कि वैक्सीन को बनाने के लिए पहले तो एक जीनोम मिल गया, ठीक है, एक वायरस का जीनोम पूरा मिल गया। अब क्या किया जाएगा? उसके जीनोम को प्रॉपर स्टडी किया जाएगा, और मतलब पीछे जाया जाएगा, राइट, एक एक चीज स्टडी करके उसकी कि वो ओरिजिन कहां से हुआ है उस चीज का, राइट। तो उसी को हम लोग रिवर्स वैक्सीनोलॉजी बोलते हैं, और इसमें सहायता मिलती है कि कैसे एक वैक्सीन जो है वो तैयार की जा सकती है। अब देखो एंटीवायरल नैनो कोटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है कि एंटीवायरल नैनो कोटिंग जो है वो एंटी कोविड-19 मास्क में उपयोग की जा सकती है। ये कोटिंग जो है वो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क में और N95 रेस्पिरेटर में जो है वो लगाई जाएगी। तो ये एंटी वायरल नैनो कोटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। काफी सारे सर्फेसेस में इसको लगाया जा सकता है, जैसे कि ग्लास, मेटल, स्टोन, टेक्सटाइल, प्लास्टिक्स, और स्प्रे या फिर डिपिंग के थ्रू जो है ये लगाई जा सकती है, राइट, डिप करके या स्प्रे करके। अब आ सकता है कि N9 ब्लू नैनो सिल्वर, ये क्या है ये बताओ? तो आपको याद रखना है, इसे स्मिता रिसर्च लैब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसका उपयोग करने के बाद इसके ऊपर जो है वो किसी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया जो है वो नहीं लगते हैं, राइट। और सिल्वर आपसे इसका ये सब पूछ लिया जाएगा कि सिल्वर क्या है, तो Ag आपको इसका सिंबल पता होना चाहिए। इसके एटॉमिक नंबर 47 हम लोग को देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। और सिल्वर जो है गाइस ये जाना जाता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के अगेंस्ट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सी धातु है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इसकी होती है, तो सिल्वर आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, कहां पर ये हमें देखने को मिलता है? तो आसाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है, तो आपको गुवाहाटी असम याद रखना है, राइट। और इस मंदिर को महाकुंभ भी कहा जाता है ईस्ट का, या इस फेस्टिवल को, अंबुबाची मेला को। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाकुंभ जो है वो ईस्ट का किसे कहते हैं? तो अंबुबाची मेला को। और ये मेला जो है वो कामाख्या देवी मंदिर पर हमें देखने को मिलता है, राइट। और इनको सिद्ध कुब्जिका भी कहते हैं। हिंदू तांत्रिक की गॉडेस हम लोग को देखने को मिलती है डिजायर की, और इन्हें माता काली और महात्रिपुरा के नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये बेसिकली अंबुबाची मेला जो है वो एक ऐसे ओकेशन के तौर पर काम करता है जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो प्रमोट की जाती है, राइट। कामाख्या, अब देखो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये
नीलाचल पहाड़ी जो है वो कहां पर है, नीलाचल पहाड़ी, नीलाचल हिल, तो आपके दिमाग में तुरंत आसाम आना चाहिए, आसाम गुवाहाटी आपको आना चाहिए, और वहीं पर ही कामाख्या देवी का मंदिर है इसी पर्टिकुलर पहाड़ी में। डायरेक्ट उल्टा करके भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो किस पहाड़ी पर है, निम्न ऑप्शन में से। तो आपको ये नीलाचल पहाड़ी जो है वो याद रखना है, ठीक है। और 51 शक्तिपीठ है, आपको पता होगा गाइस कि जब सती माता थी, तो सती माता जो है गाइस आपको पता होगा जब वो खत्म हो गई थी, राइट, आपको पता होगा, आपने अगर ये पढ़ा होगा शिव जी की स्टोरी वगैरह पढ़ी होगी तो आपको पता है कि सती माता जी जो है वो जब नहीं रही थी, राइट, तब उस समय क्योंकि वो आक्रोश में गुस्से में आकर जो है वो हमें देखने को मिला था कि उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने आप को अग्नि में जो है वो डाल दिया था, क्योंकि उनके पिताजी ने जो है शिव जी को इनवाइट नहीं किया था। वो पूरी स्टोरी है, माइथोलॉजी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सती माता जब खत्म हुई थी तो उनके जो पार्ट्स जो थे वो पूरे धरती पर बिखर गए थे, तो 51 जगह पर बिखरे थे, और इसी को हम लोग शक्तिपीठ कहते हैं। तो शक्तिपीठ किससे एसोसिएटेड है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सती माता की ये बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, सती माता भगवान शिव की अर्धांगी, राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और उनमें से एक कामाख्या देवी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। पंचायती दिवस, अच्छा एक मिनट रुकना, यहां पर अपन को चलना है अभी, एक मिनट रुकना। अब वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 25 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी थीम जो है वो क्या है, मतलब 2020 की, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और 25 अप्रैल 2007 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। 60वां सेशन हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, डब्ल्यूएचओ की डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके 60वें सेशन के दौरान जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड मलेरिया डे को। मलेरिया की बात करें गाइस, तो मलेरिया किस कारण होता है, पैरासाइट के कारण होता है, याद रखना। इसमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि स्किन पर, मतलब ह्यूमन होस्ट जो होता है ना, यानी कि ह्यूमन की स्किन पर आकर ये पनपने लगते हैं। और ईस्ट एशिया समिट 2015 में हुई थी, जिस समय इंडिया ने प्लेज लिया था, हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर बीमारी को, मलेरिया को 2030 तक जो है वो एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरह से, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और 5 ईयर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो मलेरिया एलिमिनेशन का, मलेरिया को समाप्त करने का, वो भी इंडिया ने लॉन्च किया। और हमारा फोकस अब मलेरिया को कंट्रोल करने पर नहीं है, मलेरिया को एलिमिनेट करने पर है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दमन इनिशिएटिव किसका है, दुर्गमा अन्न चाल रही मलेरिया निराकरण, तो या फिर सिंपल दमन इनिशिएटिव। तो ओडिशा का ये इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है मलेरिया को खत्म करने के लिए, एसिम्प्टोमेटिक मलेरिया को खत्म करने के लिए। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब पंचायती राज दिवस की बात करेंगे, तो ये देखो आपके प्रीलिम्स में पंचायती राज क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है, राइट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो 24 अप्रैल को आपको ध्यान में रखना है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली इसका नाम दिया हुआ है आपके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 24 अप्रैल आप ध्यान में रखना। और कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमें देखने को मिला था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और इसलिए पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज सिस्टम जो हमारी कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में किस कमेटी ने रिकमेंड किया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, पुंशी समिति, और सिंघवी कमेटी, एल सिंघवी कमेटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पंचायती राज सिस्टम पहली स्टेट कौन सी है जहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, तो राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है। स्वामित्व योजना या फिर ओनरशिप स्कीम की बात करेंगे इस, तो देखो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल के समय पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था स्वामित्व योजना को। इसमें क्या किया जा रहा है कि रूरल एरियाज में ड्रोन्स की मदद से और टेक्नोलॉजीज की मदद से मैपिंग की जा रही है जमीनों की, क्योंकि रूरल एरियाज पे पट्टे वगैरह जो है वो बटे हुए हैं नहीं, राइट, जहां पर लोग रह रहे हैं। अब वो तो यही कहते हैं कि हम, हमारे जो है वो पुश्तैनी यहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं, इसलिए जगह हमारी है। तो जिन लोग की ऐसी कोई जगह है, परमानेंट प्लेस है, उनको अब एक पट्टा प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर एक आइडेंटिफिकेशन उनको दिया जा रहा है, ऑन पेपर उनके रिकॉर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, राइट। तो ये उनको मदद भी करेगा बैंक्स वगैरह से लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, कोलेट्रल रखो, मतलब आप अपने घर के पेपर रखो। तो उनके सभी, यानी कि जो भी जमीन है रूरल एरियाज के अंदर जिसका पट्टा नहीं बना है, यानी कि जिसका रजिस्ट्री नहीं हुई है, जिसकी, राइट, रिकॉर्ड जिसके रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको रिकॉर्ड रजिस्टर करवाया जा रहा है और उनको कार्ड दिए जा रहे हैं, राइट, कि जिससे कि घर के पेपर जो होता है ना, जमीन के पेपर, वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है मालिक को इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो ये है स्वामित्व योजना, इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और नई नई स्कीम इस प्रकार की जो होती है उससे रिलेटेड अक्सर जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2020 की कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है वो रिलीज करी है, राइट। और
ये कमोडिटी मार्केट आउटलुक के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाता है मेजर कमोडिटी ग्रुप्स में। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि वर्ल्ड बैंक की कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है तो उसके अंदर कौन सी कमोडिटीज को शामिल किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1 2 3 4 5, ये 5 कमोडिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, एनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, प्रीशियस मेटल्स और फर्टिलाइजर्स। तो ये 5 कैटेगरी की जो कमोडिटीज हैं उनका एनालिसिस किया जाता है कि उनके प्राइस अप डाउन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की पूरी एनालिसिस जो है वो की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनकी कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के थ्रू। ये रिपोर्ट जो है गाइस ये प्राइसेस फोरकास्ट करती है कि आने वाले समय में क्या क्या प्राइसेस होने वाले हैं। टोटल 46 कमोडिटीज, इसमें ऑयल भी इंक्लूडेड है, तो उसके बारे में भी ये बताती है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और अप्रैल को लेकर इसने क्या कहा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेनली बस ध्यान में रखना कि या फिर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो डब्ल्यूपी, वर्ल्ड बैंक, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है बात है। अब बात करते हैं, अब ये देखो ये चीज तो डेफिनेटली पूछी जा सकती है, एंथूरियम। एंथूरियम क्या है, इसको आप मेंस में भी उपयोग करना जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर। तो नासा ने देखो गाइस ये एयर प्यूरिफायर प्लांट की लिस्ट में एंथूरियम को रख दिया है। देखो काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हवा को, एयर को जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। तो आज ही आप खरीद लेना अगर आप खरीदना चाहो, क्योंकि होता है आप जहां पर पढ़ रहे हो अच्छा माहौल अगर अच्छा रहे, आसपास प्लांट रहे। क्योंकि मैं जहां पर आप लोग के लिए लेक्चर बनाता हूं, जो मेरा वर्क प्लेस है वहां पर मैं उसको रखता हूँ, बैम्बू ट्री होता है ना, वो मुझे पसंद है तो उसको मैं रखता हूँ, तो वो मेरे पास ही रहता है। और इसके अलावा अभी मैं सोच भी रहा हूँ कि इस प्रकार का कुछ एयर प्यूरिफायर प्लांट जो है वो लूँ। मेरी मम्मी को ऑलरेडी शौक है ही, तो होगा मेरे घर पे इस प्रकार का प्लांट होगा। आज ही मम्मी से बात करूंगा इस प्लांट के बारे में और एक प्लांट अपने रूम में रखवा लूंगा। अच्छा लगता है यार कि रूम में ऐसी कुछ चीज अच्छी रहे, तो आप भी कोशिश करना, रख लेना अगर रखना चाहो तो। तो देखो नासा ने एंथूरियम को, एंथूरियम नाम याद रखो, एंथूरियम एंथूरियम एंथूरियम, नासा ने इसको जो है वो एयर प्यूरिफायर प्लांट की लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया है। एंथूरियम जो है गाइस बेस्ट डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट है, पूरे दुनिया भर में सबसे बेस्ट माना जाता है और आसपास के एरिया को प्यूरिफाई कर देता है। हार्मफुल एयरबॉर्न केमिकल्स हैं बहुत सारे, तो जैसे अमोनिया भी उसमें से एक है, और काफी सारी एलर्जेंस हैं, तो उसको ये रिमूव करने की क्षमता रखता है। तो एंथूरियम आपको मेनली ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम लोग को डी वासिनी बाई, ये वुमेन इनोवेटर देखने को मिलती हैं केरला की। तो इन्होंने 10 वैरायटी एंथूरियम की डेवलप की है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बात करें हम लोग देवनहल्ली पोमेलो के बारे में, देवनहल्ली पोमेलो के बारे में, तो ये क्या है, तो ये एक सिट्रस फ्रूट, एंडेंजर्ड सिट्रस फ्रूट हमें देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट है मतलब खट्टा फ्रूट हम लोग को नजर आता है। तो देवनहल्ली पोमेलो क्या है, तो एक फ्रूट है और काफी हम लोग को इसकी खास बात ये हमें देखने को मिलती है, अक्सर जो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, बट ये स्वीट टेस्ट इसका अलग है। अब जो भी चीज, जो भी फ्रूट अगर एक अलग प्रकार का होता है और किसी एक एरिया पर हमें देखने को मिलता है, तो उस फ्रूट को जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है। तो देवनहल्ली पोमेलो जो है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है और ये अपने स्वाद के लिए, यानी कि मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है, स्वीट टेस्ट के लिए जाना जाता है। और ये फ्रूट जो है वो विटामिन सी में रिच हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, यानी कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। ये प्रोवाइड करेगी ग्राम पंचायत को एक सिंगल इंटरफेस जिसके तहत प्रिपेयर किए जा सके, इंप्लीमेंट किए जा सके ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को, राइट, क्योंकि ग्राम पंचायत ही डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो बनाती है, राइट। तो उस प्लान्स को, उस उनके प्रोजेक्ट्स को जो उन्होंने बनाए हैं, तैयार किए हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए और उसकी डेवलपमेंट को ट्रैक करने के पर्पस के लिए ये पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई है। अब देखो ऑपरेशन ट्विस्ट किसका, ये वाला क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आपका आंसर आरबीआई होना चाहिए। आरबीआई क्या करती है, अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को सेल कर देती है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बाय कर लेती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जब अपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को वो ले लेगी और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को सेल कर देगी, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मनी, पैसा जो है वो फ्लो कर देती है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस के समय पर बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर पैसा जो है वो रोटेट हो, राइट। लोगों के हाथ में पैसा है जिससे कि वो खर्च करें और खर्च करें तो इकोनॉमी रन हो, राइट। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे पैसे खर्च करने से जो है वो इकोनॉमी हेल्दी होती है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार 1961 में उपयोग में लिया गया था। कहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल रिजर्व में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारी जो आरबीआई है ना, वैसे ही आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स की आरबीआई, उसका फेडरल रिजर्व। तो पहली बार जो है वो उन्होंने उपयोग किया था 1961 में, और उस समय डॉलर को, यूएस डॉलर को मजबूत करने के लिए ये चीज की गई थी और इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बढ़ाने के लिए, वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी है, राइट। अब इसके अलावा
बसव जयंती की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 26 अप्रैल को मनाया जाता है बसव जयंती, राइट। और 12वीं सेंचुरी के बसवन्ना जो है, भगवान बसवन्ना 12वीं सेंचुरी के पोएट फिलोसोफर थे ये, और लिंगयात फेथ के फाउंडर थे। क्वेश्चन आ सकता है लिंगयात फेथ जो है उसको किसने यानी कि स्थापना करी, फाउंडेशन रखा, तो आपको बसवन्ना याद रखना है, राइट। और कन्नड़ पोएट हैं ये, और सोशल रिफॉर्मर थे। कलचुरी डायनेस्टी किंग बिजाला वन जो कर्नाटका की है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ आप बिजाला वन जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो कलचुरी डायनेस्टी याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। तो उसी के कार्यकाल के दौरान ये हुआ करते थे भगवान बसवन्ना, राइट। और इसके अलावा इन्होंने लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस स्प्रेड किया, क्योंकि उस समय धर्म जाति के आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था, बहुत हाई लेवल पर, पीक लेवल पर। तो इसको जो है वो उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया अपनी पोएट्री के थ्रू, राइट। और इसे बोलते हैं वचनाज। तो क्वेश्चन यहां से भी उठाकर पूछ लिया जा सकती है कि वचनाज जो है वो किसका हम लोग को वर्क देखने को मिलता है, तो ये पोएट्री है भगवान बसवन्ना की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। भगवान शिव के वर्शिपर थे, यानी कि बहुत मतलब जोर शोर से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इनका मानना यह था, जैसे कि होता ना कि छोटी जात के लोगों को मंदिर के अंदर एंटर करवाने नहीं दिया जाता था, अलाउ नहीं किया जाता था कि जो छोटी जात के लोग हैं वो मंदिर में, टेंपल में प्रवेश नहीं करेंगे। इन्होंने खुद ने ही जो है वो भगवान शिव का जो लिंग होता है ना, शिवलिंग, वो बना दिया और पूजा करना शुरू कर दी, और कहा कि आप लोग को किसी को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद भगवान की पूजा ऐसे ही, यानी कि भगवान को जो है वो आप मंदिर से बाहर लाकर पूजा कर सकते हो, राइट। तो ऐसी चीज उन्होंने कही, और इवन से रुद्राक्ष वगैरह पहनना और इस प्रकार की चीजें को इन्होंने प्रमोट कर दिया, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इन्होंने अनुभव मंडप ये सेटअप किया, तो ये चीज ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठाकर पूछ लिया जा सकता है। पहले कन्निगाड़ थे ये, जिनके नाम पर एक कॉमेमोरेटिव कॉइन, जो सिक्का होता है ना, स्मारक सिक्का, वो इनके नाम पर हमें देखने को मिला। और इनका एक स्टैचू भी हम लोग को लंदन में देखने को मिलता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में बसवरेश्वरा का स्टैचू जो है वो रिवर थेम्स जो लैम्बेथ में हम लोग को देखने को मिलती है लंदन में, तो वहां पर इनका स्टैचू स्टैब्लिश किया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि इनका स्टैचू जो है वो लंदन में रिवर थेम्स नदी के पास में, तो भगवान बसवन्ना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्टैचू ऑफ बसवेश्वरा जो है वो नाम रखा गया है। रोहतांग पास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि पीर पंजन रेंज के एरिया पर हम लोग को ये देखने को मिलता है रोहतांग पास। कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में है उससे कनेक्ट करती है। और कौन सी नदी रोहतांग पास में हमें देखने को मिलती है, तो रावी नदी आपको ध्यान में रखना है। और रोहतांग पास जो है वो कुल्लू हिल्स पर हम लोग को नजर आती है, और वहीं पर ही रावी नदी बहती है। आपसे नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए तो ये नेशनल हाईवे 21 है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो बुलेट से गया था, रॉयल एनफील्ड से गया था, मजा आ गया था। दिल्ली से मनाली की ट्रिप मारी थी, और एक ट्रिप तो ऐसी थी, पहले जाते समय तो चंडीगढ़ हॉल्ट किया था। चंडीगढ़ का हाईवे भी इतना बेहतरीन है, मतलब उसमें तो स्पीड लिमिट 80 लिखी हुई है, मतलब स्पीड लिमिट 80 और 120 भी शायद मैंने देखा था, 120 का कंफर्म नहीं है, बट 80 तो लिखी हुई है उसमें कि आप, जैसे होता है ना कि मिनिमम स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 80, बहुत सनन रोड है यार, मजा आ गया था। और बाकी वहां से जाते समय तो मैंने चंडीगढ़ में हॉल्ट किया था, आते समय ऐसा था कि अगर हम लोग हॉल्ट कर देते तो ट्रेन छूट जाती। तो करीब 22 घंटे तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई थी मैंने, नॉन स्टॉप 22 घंटे तक। अब देखो बुलेट थी, अब बुलेट 80 के ऊपर जाती है नहीं, और मैं और मेरा फ्रेंड दोनों थे बाइक के ऊपर, और दोनों ही हम लोग हेल्दी थे, तो बस अब धीरे धीरे करके जैसे चले 22 घंटे तक नॉन स्टॉप बिना सोए। और फिर बाद में जो ट्रेन में नींद आई, आए हाय क्या बताए। चलो एनीवे, सऊदी अरेबिया जो है गाइस, इन्होंने फ्लॉगिंग को एबॉलिश कर दिया। फ्लॉगिंग मतलब कि कोड़े से जो मारते हैं ना, कोड़े से मारते हैं, तो उसको जो है वो एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। 2018 में भी सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म लाया गया था कि वुमेन ड्राइवर्स के ऊपर बैन हटा दिया था। अब सऊदी अरेबिया में वुमेन ड्राइवर हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, एक्सेस टू कोविड-19 टूल ACT एक्सेलरेटर, तो क्वेश्चन आ सकता है ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव किसका है, तो G20 का इनिशिएटिव यहां हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज बस ये आप ध्यान में रखो, इसमें इनका मेन फोकस ये है कि सभी कंट्रीज मिलकर कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए प्रयास करें। G20 नेशन सभी कोरोना वायरस को खत्म करने का प्रयास करें। साउथ चाइना डिस्प्यूट, अब देखो ये डिस्प्यूट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मौजूद कुछ आइलैंड्स हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर स्पार्टी आइलैंड है, यहां पर पार्सल आइलैंड है, यहां पर वियतनाम हमें, फिलीपींस हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्पार्टी आइलैंड, पार्सल आइलैंड कहां पर है, तो साउथ चाइना से आप लोग को आइडिया रखना है थोड़ा सा, राइट। और बाकी इन डिस्प्यूट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इनके बारे में आपको और डिटेल में पढ़ना है तो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए ये वाली चीज काम की नहीं है, राइट। और जो सेपरेटिस्ट हम लोग को सदन यमन के देखने को मिल रहे, तो यमन की लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देखो ये यमन की लोकेशन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। तो यमन में
साउथ एरिया में रहने वाले जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने यमन के सदर्न एरिया को जो है वो घोषित कर दिया था कि वहां पर यमन की सरकार नहीं चलेगी, वहां पर उनका खुद का राज्य चलेगा, सेल्फ रूल इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से वहां पर हम लोग को इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, राइट। शिया और सुन्नी का एक बड़ा केस भी हम लोग को देखने को मिला था जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यमन के बारे में सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि यमन के सदर्न एरिया पर वहां के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने सेल्फ रूल डिक्लेयर कर दिया, ये मेन न्यूज थी। और यमन की थोड़ी सी लोकेशन आप ध्यान में रखो, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर ये वाले एरिया पर अभी मैंने कुछ समय पहले ही करंट अफेयर्स में लेटेस्टली ही अभी पढ़ा था, मेरे ख्याल से आज या कल के ही टॉपिक में हमने इसके बारे में डिस्कस करी थी कि यहाँ पर मौजूद जो स्ट्रेट है उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं इस स्ट्रेट को। और यहीं पर ही हम लोग को एक और देखने को मिलता है, जिबूती में एक बे हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट, इसके अंदर। तो जरा इन दोनों के नाम लिखकर बताओ अगर किसी को याद आ जाए तो। आगे की चर्चा करते हैं। पिच ब्लैक 2020, पिच ब्लैक 2020 ऑस्ट्रेलिया की मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और इसको कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 के कारण, दैट्स व्हाई न्यूज में आया था। बट आपसे पिच ब्लैक पूछा जा सकता है, तो पिच ब्लैक 2020 जो है वो ऑस्ट्रेलिया की मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, राइट। और यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप मून का तैयार किया गया और इसे वर्चुअली रिलीज किया गया यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा, राइट, और नासा के द्वारा और लूनार प्लानिटरी इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यानी कि मून का एक मैप जो है, जियोलॉजिक मैप तैयार किया और इस मैप में कुछ ऐसे एरिया को पर मेनली फोकस किया जिसमें आने वाले समय में जहां पर ह्यूमन मिशन होने वाले हैं। तो फ्यूचर के ह्यूमन मिशन के लिए ये मैप जो है एज अ ब्लूप्रिंट का काम करने वाला है कि कहां पर किस एरिया पे मून के जो है वो मिशन, ह्यूमन मिशन कंडक्ट होगा, कहां पर जो ह्यूमन की जो यानी जो मिशन जो जाएगा मून पे ह्यूमन को लेकर, तो उनकी जो स्पेस फ्लाइट जो होगी, स्पेस क्राफ्ट जो होगा वो कहां पर लैंड करेगा। तो वो इस प्रकार की जानकारी जो है वो देने के लिए ये चीज देखने को मिली है। तो यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप मून का हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखो, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस और कार हमें देखने को मिल रही है। तो एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडिया की लार्जेस्ट पावर कॉर्पोरेशन पीएसयू कंपनी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने इनवाइट किया है ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो भी लोग पूरे दुनिया भर से चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी पर काम करना, राइट, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड बसेस और कार को बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम करना, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को ला सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और फिर उन्हें अप्रूव किया जाएगा और इंडिया के साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर हमें देखने को मिला था कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्वाइट किया गया था ग्लोबल तौर पर, राइट, एनटीपीसी के द्वारा। और सेंट्रल पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। लीगो, इससे रिलेटेड गाइस यूपीएससी ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो जितनी भी कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये हम लोग को ऑब्जर्वेटरी देखने को मिलती है, सेंटर हमें देखने को मिलता है। और दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी हमें नजर आता है ये, राइट। और इसके अलावा ये इसके दो डिटेक्टर्स हैं, यानी कि दो सेंटर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये 3002 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से अटैच्ड है। और फिर ये डिटेक्ट करते हैं कि कहां से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं और उसको स्टडी करते हैं, राइट। और ये वॉशिंगटन और लॉइसिनिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं ये डिटेक्टर्स। और इन्होंने अभी बहुत बड़ी खोज करी है, इन्होंने पहली बार डिटेक्ट किया है कि दो अनइक्वल मासेस के ब्लैक होल जो है वो मर्ज हुए हैं, यानी कि दो ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए हैं। और इस इवेंट को इन्होंने डब किया है GW190412। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, तो इसमें जो ब्लैक होल जो है, तो एक ब्लैक होल जो है वो सन के मास के, यानी कि सन का जो मास है उससे 30 गुना ज्यादा बताया जा रहा है और एक दूसरा जो ब्लैक होल है वो 8 गुना ज्यादा है सन के मास से। तो ये बेसिकली डिटेक्ट किया हुआ है कि इतने बड़े ब्लैक होल्स जो हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं। और बताया गया कि एक्चुअल मर्जर जो हुआ है वो कितनी दूरी पर हुआ है, तो 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर देखने को मिला है। अब देखो, ये वाली चीज आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजल कोनियम क्लोराइड, राइट। और ज्यादातर घर में जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं ना, साफ सफाई के जो होते हैं, यानी कि पोछा वोछा करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बेंजोल कोनियम क्लोराइड का, उनमें ये सब चीजें होती हैं। और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, इसके अगेंस्ट जो है वो लड़ने की क्षमता रखते हैं ये केमिकल। तो ये वाली चीज आप थोड़ा सा ये कनेक्शन जो है वो बिल्डअप करिएगा, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। राजा रवि वर्मा कौन थे? इंडियन पेंटर थे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अप्रैल 29 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। कब से कब तक ये थे? 1848 से लेकर 1906 के पीरियड में ये हमें देखने को मिलते थे। राजा रवि वर्मा, वेरी फेमस पर्सनालिटी, भगवान की मूर्तियां, भगवान की पेंटिंग वगैरह ये बनाया करते थे,
राइट, गॉड गॉडेस की, राइट। और इन्होंने एक प्रेस स्टार्ट करी थी मुंबई के अंदर, तो ये वाली चीज ध्यान में रखना कि रवि वर्मा जी ने पहली बार प्रेस जो है वो मुंबई में जो है वो स्टार्ट करी थी, फिर बाद में जाकर लोनावला में इन्होंने अपनी प्रेस को शिफ्ट कर दिया था। 1873 की इनकी पेंटिंग है, नायर लेडी एडॉर्निंग हर एयर, एक लेडी है जो कि अपने बाल को संवार रही हैं, राइट। और इसके लिए वर्मा प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला और साथ ही साथ गवर्नर का गोल्ड मेडल भी जो है वो मिला, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली थी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रेजेंट किया गया था ये गोल्ड मेडल, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी हम लोग को वियना के एग्जीबिशन में देखने को मिला था, इस पेंटिंग के लिए प्रोवाइड किया गया था। 1904 में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था वर्मा को, रवि वर्मा जी को, कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल से, तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और 2013 में मरकुरी में एक क्रेटर है, क्रेटर मतलब गड्ढा, जैसे कि चांद में गड्ढे होते हैं ना, वैसे ही मरकुरी में भी गड्ढे हैं, तो एक क्रेटर जो है उसका नाम जो है वो वर्मा के नाम पे, रवि वर्मा के नाम पे रखा गया। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फैमिली ऑफ बेगर, गरीबों का परिवार, लेडी प्लेइंग स्वारबात, और अर्जुन और सुभद्र, दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान, जटायु अ बर्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, लेडी लॉस्ट इन थॉट, शकुंतला, ये सब इनके कुछ वर्क हम लोग को देखने को मिलते हैं, पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती है। इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। ओजोन लेयर का होल जो है गाइस अंटार्कटिका पर क्लोज हो गया है लॉकडाउन के समय पर। पूरे दुनिया भर में जब लॉकडाउन था, पॉल्यूशन एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट ये सामने आई है कि ओजोन लेयर जिसमें गड्ढा हो गया था, तो बताया जा रहा है कि आर्टिक वाले क्षेत्र में ओजोन लेयर के गड्ढा जो है वो भर गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन ये बनेगा कि ओजोन लेयर, एक न्यूज आई है अभी रिसेंटली, बताइए कि ओजोन लेयर का जो होल है वो कहां पर बंद हुआ। तो आर्टिक एंटार्कटिक आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आर्टिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक का केयर्स प्रोग्राम क्वेश्चन आ सकता है। केयर्स प्रोग्राम किसका है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, राइट। एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, राइट, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारी कंट्री के अंदर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मदद कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जैसे कि टेस्ट ट्रैक ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा सके हम लोग, राइट। गरीबों को सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें, गरीबों को, वल्नरेबल को, वुमेन को, डिसएडवांटेज ग्रुप को, राइट। तो ये सब चीजें इन पैसों से जो है वो, इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा इन सब चीजों के लिए। इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये क्या है इम्यूनिटी पासपोर्ट गाइस, तो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कि इंडिकेट करता है कि एक पर्सन जो है वो इम्यून है कोविड-19 से। क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि बहुत पूरे दुनिया भर में बात चल रही थी कि जो भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए, जैसे कि मैं हूं, मुझे कोरोना वायरस हो गया, मेरी बॉडी ने, मैं बच गया, राइट, मुझे कुछ नहीं हुआ, सीवियर कोई केस मेरा नहीं देखने को मिला, मेरी तबीयत ज्यादा कुछ खराब नहीं हुई, राइट, मैं ठीक हो गया। अब जब मैं ठीक हो गया तो मेरी बॉडी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम बन गई, राइट। यही चीज होती है ना कि इंसान अगर कोविड से सही हो जाता है, राइट, दवाइयां वगैरह खाकर, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रहती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर देती हैं, राइट। तो यानी कि वो व्यक्ति जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, इम्यून है उसकी बॉडी कोरोना वायरस से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस की नेक्स्ट वेव जो आएगी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत हमने देखा कि कुछ 30 मार खां लोग हैं, कोविड-19 से बचने के बाद बिना मास्क पहने घूम रहे हैं, बोल रहे थे कि यार मेरे को कोविड-19 हो गया था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं दवाई खा के ठीक हो गया। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता कि फिर से जो है वो हो सकता है, राइट, और फिर से सीवियर हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है कि इन्होंने वार्निंग दी है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट वासपोर्ट के चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में, राइट। ये आइडिया जो इम्यूनिटी पासपोर्ट का है बेकार है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो दोबारा से अगर सेकंड टाइम उस वायरस अटैक करेगा उस व्यक्ति को, तो वो दोबारा से इन्फेक्ट हो सकता है और सीवियरली इन्फेक्ट हो सकता है कि उसकी डेथ तक हो जाए, राइट। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इम्यूनिटी पासपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो इसको आप इस चीज से लिंक करना, नहीं तो पता लगे पासपोर्ट को देखकर उससे लिंक ना कर लोगों कि फॉरेन कंट्री में एक व्यक्ति जो है उसको ये पासपोर्ट, जिसको वैक्सीन लग गई उसको ये पासपोर्ट दे दिया जाएगा। नहीं, ये वैक्सीन लगने वाला पासपोर्ट नहीं है, ये इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये अलग चीज हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि कुछ कंट्री सोच रही थी, विचार कर रही थी कि इसको शुरू करने के ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है जो कि पूरे दुनिया भर में किस किस कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कितनी है और कहीं किसी कंट्री के अंदर रिलीजन को लेकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, तो उसको चेक करती है और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट को और प्रेसिडेंट को जो है वो रिपोर्ट करती है। तो 2020 में जो है इसकी रिपोर्ट रिलीज हुई और किस किस कंट्री के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड अब्रॉड में जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को खतरा है, तो उसको मॉनिटर करती है, एनालाइज करती है और उसकी रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को और बाद में सेनेट को भी, राइट। तो इंडिया जो है उसकी रैंकिंग लोएस्ट आई है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया
कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आ गई। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की ये लिस्ट होती है, ऐसी लिस्ट इसकी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम शामिल होता है जिन कंट्रीज के अंदर रिलीजियस फ्रीडम पर खतरा होता है, यानी कि वहां के लोग जो है यानी कि कुछ कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है धर्म के नाम पर। और पहली बार ये रिपोर्ट लाई गई थी 2004 में, उसके बाद लगातार आ रही है और इंडिया इस कैटेगरी में पहली बार जो है वो आई थी, अभी आई है। और इंडिया के साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जैसी कंट्री भी शामिल हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया क्यों इस लिस्ट में आई है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, एंटी कन्वर्जन लॉ और जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है, तो इन मुद्दों को लेकर इंडिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, राइट। और रिलीजियस माइनॉरिटी के अगेंस्ट हरासमेंट और वायलेंस के केसेस इंडिया में जो आते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए इस लिस्ट के अंदर इंडिया को जो है वो शामिल किया गया। तो इसके बारे में एक आपको बस आइडिया होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये हम लोग को देखने को मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, राइट, USCIRF। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक सर्वे है। CII क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये नॉन गवर्नमेंट, नॉन फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड, यानी कि इंडस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है। 1895 में ये लाई गई थी, राइट। इसका काम ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, तो उनके जितने भी इश्यूज हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ पॉलिसी बन रही है, तो उसमें एक बड़ा रोल CII का हम लोग को देखने को मिलता है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए ये काम करती है। अब देखो SN2010 KD क्या है, तो सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा। ल्यूमिनस का मतलब होता है कोई चमकदार चीज, तो और सुपरनोवा आपको पता होगा कि ये सब टर्म आपने कब पढ़े होंगे, जब इस पूरे ब्रह्मांड का जो जन्म होता है, यानी कि एक कोई प्लैनेट बनता है, कोई स्टार बनता है, तब वो सुपरनोवा की प्रोसेस होती है। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ मास और निकल का एक्सप्लोजन हम लोग को सुपरनोवा के दौरान देखने को मिलता है। तो देखो निकल धातु जो है ये बनती है सुपरनोवा के समय पर, जिस समय ये ओरिजिन होता है इस प्लैनेट का, इस यूनिवर्स का। और सुपरनोवे जो है गाइस, ये एक प्रकार के एनर्जेटिक एक्सप्लोजन हम लोग को देखने को मिलते हैं जिस समय स्टार जो है वो एक्सप्लोड होता है, स्टार फट जाता है, राइट। और रिसर्चर जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो नैनीताल के अंदर है, वो इस पर्टिकुलर सुपरनोवा की स्टडी कर रहा है, SN2010 KD की। तो SN2010 अगर आ जाए कि क्या है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा है जिसने बहुत भारी मात्रा में निकल, इसके एक्सप्लोजन जब हुआ था, यानी कि जब ये एक्सप्लोड हुआ था, स्टार फटा था, प्लैनेट बने थे, जब यूनिवर्स बना था, तो उस समय इसने जो है वो निकल धातु को जो है वो रिलीज किया था भारी मात्रा में। तो उसको स्टडी कर रहे हैं एरीज नैनीताल, दैट्स व्हाई ये टॉपिक न्यूज में था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करें गाइस, तो इंडिया जो है गाइस ये 7th पोजीशन पर आ गई है। पिछले साल इंडिया जो थी वो 8वें पोजीशन पर थी। 7th पोजीशन पर आने का मतलब अच्छी बात नहीं है, खराब बात है, राइट, क्योंकि इसका मतलब यह है कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिज्म जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और नीति आयोग ने सवाल उठाए हैं ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के टेरर रैंकिंग के ऊपर इंडिया को लेकर, राइट, क्योंकि हमने बोला कि ऐसा क्यों किया आपने, राइट, तो उस पर ऑस्ट्रेलिया का सच कोई जवाब नहीं है, राइट। और कंट्रीज हमारे से आगे जो है अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, और हम इस पोजीशन पर आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वें पोजीशन पर इंडिया को रख दिया गया, तो ये तो गलत बात हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इंडिया ने इस पर क्वेश्चन भी उठाया, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए इस प्रकार की चीज पर कि नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट के इस रैंकिंग के ऊपर जो है वो सवाल उठाए हैं, राइट। अब देखो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात करेंगे इस, तो ये क्लाइमेट डायलॉग जो है ये इनिशिएटिव हम लोग को जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल का देखने को मिलता है, राइट। और इसका मेन फोकस ये है कि आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको कंट्रीज मिलकर डायलॉग के थ्रू जो है वो रिजॉल्व करें। तो ये पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, क्वेश्चन ये आएगा पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के द्वारा ये चीज शुरू की गई, राइट। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि बातचीत करके, अलग अलग कंट्रीज के साथ डायलॉग करके एनवायरमेंट में जो चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, राइट, तो उसको रिड्यूस किया जाए, उसके इंपैक्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाए। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 डे सूनर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, तो ये एक ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है। इसमें वैक्सीन वगैरह जो है वो लोगों को लगवाई जा रही है, ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो इसको नाम दे दिया गया 1 डे सूनर ग्लोबल इनिशिएटिव, राइट। तो ये सिंपल सी चीज बस आपको ध्यान रखनी है, जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया जाता है कि कहीं कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं क्रिएट हो रहा, राइट, तो वो वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। और इसका उपयोग इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, डेंगू फीवर के लिए किया जाता है। रिसर्चर जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वेदर ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो है
उसे स्पीड अप करना है, जिसके चलते जल्दी से जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन बन जाए। तो ये उस समय की बात थी, उस समय अप्रैल 2020 में ये सब चीजें जो है वो चल रही थी। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये वन डे सूनर ग्लोबल इनिशिएटिव किससे एसोसिएटेड है, तो वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल से एसोसिएटेड है। ये बस पिक्चर क्लियर रखो अपने माइंड में, राइट। तो देखो इसी के साथ हमने ये पूरे टॉपिक को जो है वो अच्छे से डिटेल में जो है वो कवर कर लिया, और इसी के साथ हमारा अप्रैल का भी पूरा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। और गाइज इसकी अगर आपको मैगजीन चाहिए तो पूरे 2020 और 2021 की मैगजीन जो है वो अपने पास अवेलेबल है। इन मैगजीन को जो है वो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। मैगजीन को लेने के लिए मेरा नंबर आप लिख लो, और अपने मेरा नंबर तो वैसे भी अपने फोन में सेव कर लो यार, 9713 लिखो, 9713, आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, 9713 28 28 38। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों ने ये पूरे अप्रैल महीने के पूरी मैगजीन जो है वो अब फिनिश कर दी है। अब नेक्स्ट मंथ की मैगजीन अपन कवर करेंगे। गाइस थोड़े से मैं कुछ प्रोजेक्ट में बिजी हूं, उसके लिए मैं भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूं कि शायद थोड़ा सा डिले हो जाए रिवीजन आपका आने में, बट टेंशन मत लेना। आपके प्रीलिम्स 2021 से पहले 10 अक्टूबर 2021 से पहले, अक्टूबर भी छोड़ दो आप, सितंबर महीने तक जो है वो मैं पूरे ये आपके करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। बट अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में मैं जो है वो थोड़ा सा बिजी हूं, आप लोगों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम चल रहा है। बट मैं बहुत जल्दी इसको फिनिश करा दूंगा, और बहुत जल्दी जल्दी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब कि हफ्ते भर में मैं आपको ये रिवीजन जो है वो करवाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। जैसे अभी रेगुलर चल रहा था, अभी बीच में गैप आना शुरू हो गया क्योंकि थोड़े से वर्कलोड मेरे पास बढ़ गए, राइट। बट टेंशन मत लो, 10 अक्टूबर को जो आप एग्जाम देने जाओगे, उससे मान के चलो कि उससे 20 दिन पहले पहले आपके पूरे करंट अफेयर्स के रिवीजन फिनिश हो जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। रिवीजन तो मैं आपको करवा ही दूंगा। और बाकी आपको मैगजीन चाहिए तो मैगजीन की फैसिलिटी अवेलेबल है 800 रुपीज की। अगर आपको सन 2020 की पूरी मैगजीन चाहिए तो 800 रुपीज में अवेलेबल है, और बाकी 100 रुपीज पर मंथ जो है वो अगर आपको 2021 के लिए मैगजीन चाहिए तो इसके फीस जो है वो 100 रुपीज पर मंथ की है। और बाकी आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आप तो सिर्फ मुझे मैसेज कर दो मेरे नंबर पर, मैं आपको और डिटेल जो है वो इससे रिलेटेड भेज दूंगा, राइट, पूरी मैगजीन वगैरह से रिलेटेड। चलो फिर अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।